हो गई भैया जुमा केमिस्ट्री। क्या हालचाल दोस्तों। तो भाई साहब 2024 आ चुका है और हम लोग का साल आ चुका है साहब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी और हमारी किस्मत इस 2024 में बदलेगी ना। तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पूरे शहर में एकदम आग लगा दो, पूरे शहर में एकदम लाइट लगा दो, डीजे ये सब कुछ बजवा दो, क्योंकि बाबा नया साल आ चुका है। बाबा नया साल आ चुका है। बाबा नया साल आ चुका है। जिंदगी का मजा एकदम आ चुका है ना। तो चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपनी इस बोलो जुआ केमिस्ट्री गैंग में ना। जो नए भाई लोग हैं उन सबका वेलकम, जो पुराने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत प्यार। ठीक है। और इस नई साल की शुरुआत करते हैं अपन लोग किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा डर था कि सर ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पूरे साल भर टीचर हमको सर प्लस एम माइनस एम, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो ना, कार्बिलामीन टेस्ट, ये वो फलाना डिमका ही पढ़ाते रहते हैं। सर ये क्या भला, इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, इसमें से सवाल आता है कि नहीं आता है? बहुत आता है। ये जो पोर्शन है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो सब पोर्शन है जिनसे आए हुए सवाल बच्चों के होते नहीं हैं। क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बताऊं बेटा, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जब हम लोग केमिस्ट्री के जब कोर्सेज को जब हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, जब हम रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जाकर के ये सारी टेक्निक्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग करते हैं और कर करके सीखते हैं। तो किसी बच्चे को ये सारी टेक्निक्स, ये सारे प्रोसेस को बिना करे, बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के, और ये सब प्रैक्टिकल्स बेटा क्लास 11-12 में होते भी नहीं है, सब मास्टर्स लेवल वगैरह की बेटा केमिस्ट्री में होते हैं। मैंने रिसर्च की थी केमिस्ट्री में, तब मैंने ये सारी चीज़ों को किया हुआ था। तो मैं जानता हूँ कि भैया कि रिसर्च पेपर पब्लिश करते समय ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने भाई किए हुए थे, इन सब की रिएक्शन का सारा ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान को लेने के बाद मैं आपको इसको कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपको इसको पूरी तरह से ट्रांसफर कर पाऊँ। बट एक नया बच्चा अगर इन चीज़ों को बेटा किताब से पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। और दूसरी चीज़ की सर इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो मैं बेटा पूरी कोशिश करूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको इस टॉपिक के लिए सर बहुत ही बढ़िया से जस्टिस कर सकूँ। और सुन लीजिए, चाहे मेरा बच्चा जेई वाला है, नीट वाला है, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को हर बच्चे को कहूँगा कि चाहे वो क्लास 11th में है, वो 12th में है, जेई का है, नीट का है, ड्रॉपर का है, किसी भी बेटा बच्चा है, उसको ये वीडियो सर 100% देखनी चाहिए। मतलब ये मैं आपको कह सकता हूँ। सो आई कैन से दैट कि ये हमारा काफ़ी एकदम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारी इस क्रैश कोर्स की सीरीज़ का। और मैं पूरी बेटा दहे दिल से कोशिश करूँ कि जितना भी मेरे से एफर्ट हो सकता है, मैं पूरा का पूरा ये एफर्ट बेटा आपके साथ लगाऊं और इस टॉपिक को बेटा आपके लिए इजी कर सकूं मैं। ठीक है। इस एफर्ट में मेरा पास्ट का रिसर्च एक्सपीरियंस भी सर काम आएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस भी काम आएगी, और केमिस्ट्री की स्किल्स भी काम आएंगे। और कोशिश करते हैं कि सर आपको चीज़ें समझ में आए ना। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ बट आपको ना समझ में आए तो उसका क्या ही मतलब है। ठीक है। तो चलिए साहब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ 31 तारीख को रात में 9-9:30 बजे। मेरे सारे दोस्त लोग मुझे फ़ोन कर करके बुला रहे हैं कि बाबा आ जाओ, बाबा आओ, तुम आओगे तो ज़िंदगी तो मज़ा आएगा, चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे। हम कहें ना बाबा, हमको मज़ा जिस चीज़ में आता है हम वही करेंगे। साल का एंड और साल की शुरुआत पढ़ा के ही करेंगे यार ना। बाबा टीचर पढ़ाएगा नहीं तो फिर रोटी कहाँ से आएगी है ना। ये चीज़ है। चलिए सर, तो बहुत अपनी दुआ सलाम की बातें होगी, प्यार मोहब्बत की बातें होगी, अपनापन की बातें होगी। बाबा देखो आप लोग पढ़ रहे हो तो टीचर भी पढ़ा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि टीचर की ज़िंदगी में बहुत रंगीनियत है। ठीक है। टीचर भी मेहनत करता है यार, टीचर की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है। बच्चों की ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं, टीचर की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है। ठीक है। चलिए ओके। तो ये स्ट्रगल ही ज़िंदगी है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई एक लेवल अचीव कर लोगे थिंग्स आर गोइंग टू बी केक वॉक, नहीं भाई, मेहनत करते रहेंगे और मेहनत की रोटी खाने में सर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। चलिए सर, ग्रेट नाइस वंडरफुल, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और आता है किससे? शोएब अख्तर का अद्धा। शोएब अख्तर के अद्धे से चलिए सर बॉलिंग की अपनी शुरुआत करते हैं और आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं। तो बाबा जो हमारी फैमिली मेम्बर्स के नए लोग हैं वो है मेरी ये है जन्म कुंडली। ठीक है। और सारे लेक्चर नोट्स हमको सर ये टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी, इसी में बेटा सारे लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत लेक्चर नोट्स देने में कई बार 1-2 दिन का गैप हो जाता है, लेकिन आज पूरी कोशिश करेंगे कि नए साल आने से पहले सारी की सारी चीज़ें आपको अप टू डेट कर दें। ठीक है। ये चीज़ चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे लोग जब टेलीग्राम चैनल का लिंक पूछते हैं तो बड़ी गुस्सा आती है क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब शुरू करते हैं सर अपनी कार्यक्रम को। और सबसे पहली जर्नी हमारी क्या सर?
मेथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा सीन समझो, हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को सर देखिए बनाया, ठीक है सर, हमने सर देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। अब बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन से फॉर्म किया है, और जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि हर रिएक्शन के दौरान कुछ मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो आप मतलब सोचते हो कि सर ये बनना चाहिए और बनता है, बट देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जो कि सर आपको एक्सपेक्टेशन के विपरीत होते हैं और वो भी बनते हैं। जैसे कि जब हम वुड्स रिएक्शन करते हैं तो सर वुड्स रिएक्शन में क्या होता है सर, हम सब जानते हैं सर, वुड्स रिएक्शन के दौरान इथाइल हैलाइड है तो सर सोडियम डालने पर ठीक है सर, इथाइल ब्रोमाइड है तो सर सोडियम डालने पर सर ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हम और आप लोग ये भी जानते हैं कि सर रिएक्शन के दौरान रेडिकल बनता है, और ये रेडिकल आपस में सर डाइमराइज कर जाते हैं, ठीक है, और डाइमराइज करने पर ये बनाते हैं। बट समटाइम्स ये जो रेडिकल है आपस में डिस्प्रपोर्शनेट भी हो जाते हैं, एक अंकल हाइड्रोजन देते हैं और एक अंकल हाइड्रोजन लेते हैं, तो जो अंकल हाइड्रोजन देते हैं वो हाइड्रोजन देने के बाद एल्कीन में कन्वर्ट होते हैं, और जो अंकल हाइड्रोजन लेते हैं वो अंकल हाइड्रोजन लेने के बाद एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। तो सर ये भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये माइनर प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं हैं, बट बेटा सीन समझिए, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं तो बेटा मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, दे आर अनपढ़, उनको पता नहीं ना कि हमको क्या बनाना है, जो जिसके साथ मन किया उसके साथ रिएक्ट कर गया, और उसके तहत बेटा क्या होता है, कई बार बहुत सारे अनवांटेड माइनर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो अनवांटेड माइनर प्रोडक्ट्स है कई बार हमारी नज़र में भी नहीं आते हैं, बट रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं, ठीक है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में बेटा फॉर्म होते हैं। लेट्स से हमने 100 किलो की रिएक्शन की तो 2-3 ग्राम कुछ माइनर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सो द थिंग इज, जैसा मैं बच्चों को बताता हूँ कि बेटा जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते थे रिसर्च के दौरान, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन कराने में नॉर्मली बेटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे का समय लगता था। कई बार कुछ डील सल्डर रिएक्शन 2-2 दिन 2-2 हफ्ते की भी हम लोगों ने कराई हुई है। तो किसी भी रिएक्शन को जब हम कराते थे तो रिएक्शन को कराने में 2-3 घंटे का समय लगता है, लेकिन रिएक्शन को कराने के बाद उसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उन प्रोडक्ट्स को बेटा सेपरेट करने में हमको बेटा 4-4 दिन का समय लग जाता है। उनको पहले प्यूरिफाई करिए, उनका क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी करके उनको पूरी 99.99% प्यूरिफिकेशन करिए, उसके बाद उसका एनएमआर लीजिए, एनएमआर लेकर के मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करिए कि ये मॉलिक्यूल वही है जो हम बनाते थे। तो इस पूरी प्रोसेस में सर काफ़ी लंबा चौड़ा समय लगता है। जब डॉक्टर रेड्डीज में काम करते थे तो वहाँ पर भी सही यही चीज़ समझ में आई कि भैया बनाना तो आसान है, बट बनाने के बाद उसकी प्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप समझो अगर मैं आपको बेटा कोई दवाई दे रही हूँ तो आप क्या करोगे, आप उस दवाई को चाहोगे ना, वो दवाई अगर बीपी है तो बीपी की दवाई हो। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि सर बीपी की दवाई में थोड़ी सी बुखार की दवाई भी मिली हुई है, थोड़ी जुकाम की भी है, थोड़ी डायबिटीज़ की भी दवाई है, ऐसी दवाई तुम थोड़ी ना खाओगे। सो कंपाउंड की वैल्यू तभी होती है जब वो क्या होते हैं सर 100% प्योर होते हैं। मेरी इस लाइन को लिख लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू कब होती है, जब वो 100% प्योर होते हैं। बिना प्योरिटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज जीरो वैल्यू, हैज जीरो वैल्यू। और ये जो प्यूरिफिकेशन का पार्ट होता है ना, ये रिएक्शन के कैरी आउट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो किस किस तरीके से बेटा हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करेंगे, इसके बारे में सर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा ये सब जो हमारे पॉइंट्स है सब मैंने बेटा एनसीईआरटी से एकदम छाट करके आपके लिए लिखे हुए हैं, तो आप इनको प्रॉपरली नोट्स भी बना सकते हो, और या फिर पहले सुन लो समझ लो मेरे हिसाब से, और उसके बाद चाहे तो खुद से अपने एनसीईआरटी पढ़ करके नोट्स बनाना, ठीक है, बट यू मस्ट नो द प्रोसेस। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बेटा बच्चे के लिए सिर्फ किताबें पढ़ के इस प्रोसेस की फीलिंग नहीं आएगी, गारंटीड है बेटा। मैं आपके लेवल पे आकर के उतर के समझ रहा हूँ, तो मैं आपके लेवल पे आकर के कोशिश कर रहा हूँ सर आपको समझाऊँ मैं चीज़ें, ठीक है। चलो सर, ओके। तो वंस द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्यूरिफाई दैट कंपाउंड। सर ये मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के बाद उसकी प्यूरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि पता चला दवाई के साथ साथ थोड़ा जहर भी मिला हुआ है, तो बोलो जुबा की असर ही हो जाएगा। Based on the properties like melting point, boiling point and solubility of compound and impurities of different methods are used for purification। अब देखो बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कौन कौन सी इंप्योरिटीज मिली हुई हैं, मेजर इंप्योरिटीज कौन कौन सी हैं। देखो बेटा समझो, अगर मान लो चावल में नमक मिल गया है, तो चावल से नमक को सर देखिए अलग करना बहुत आसान है, क्योंकि नमक जो है वाटर सॉल्युबल है। लेकिन अगर मान लीजिए बेटा चावल में थोड़ा सा दलिया मिल गया है,
तो दलिया और चावल दोनों ही वाटर इंसॉल्युबल है, तो उनको छानने का अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, समझिए। तो इम्प्योरिटीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर के आधार पे अलग अलग प्यूरिफिकेशन टेक्निक सर यूज होती हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड और उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज के अलग अलग बेटा प्यूरिफिकेशन की टेक्निक सर इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्योरिटी है वो कैसे चेक करते हैं कि सर जो बनाया है वो वही है, तो उसको चेक करने के लिए हम उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसकी सॉलिबिलिटी वगैरह से हम बेटा चेक कर लेते हैं। और उसका एनएमआर मेन होता है सर, एनएमआर ये टेक्निक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक। ये एनएमआर टेक्निक से मॉलिक्यूल पूरी तरह से पता चल जाता है कि जो हमने बनाया है ये वही है जो हमें चाहिए, कुछ और है, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे बंदे का छोटा सा अमाउंट देते, उसका एमपी चेक कर लेते कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और जो कंपाउंड हमें चाहिए उसका गूगल पे देख लेते उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। दोनों वैल्यूज मैच करें तो हम काफ़ी हद तक श्योर हो जाते हैं कि जो हमने बंदा बनाया है वो वही है जो हमें चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो टेक्निक होता है वो होता है एनएमआर। एनएमआर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के जब हम उसका एनएमआर करते हैं तो उसकी अलग अलग बेटा लाइन्स आती हैं। अब ये जो लाइन्स का पैटर्न है, इन पैटर्न से मॉलिक्यूल की पहचान होती है कि इसमें ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है वगैरह वगैरह। हर एक लाइन हर एक पर्टिकुलर ग्रुप को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। इसमें डिटेल में हमको जाने की आवश्यकता नहीं। एनएमआर एक टेक्निक होती है जिससे मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब बेटा एनसीईआरटी में जो सबसे पहला टेक्निक है प्यूरिफिकेशन का, सब्लिमेशन, उस पर आते हैं। देखो बेटा सब्लिमेशन टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं? सब्लिमेशन टेक्निक उन कंपाउंड के लिए यूज करते हैं जो सबलाइम होते हैं। सबलाइम से मेरा तात्पर्य है जो डायरेक्टली बेटा सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो सबलाइम नेचर के होते हैं, जो बेटा डायरेक्टली सॉलिड से बेटा वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं, उनमें हम लोग बेटा ये सब्लिमेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब बेटा हमारे थोड़े से सबलाइम नेचर के कंपाउंड्स होते हैं। कैम्फर हमारा हो गया, ये सब बेटा सबलाइम है। नैप्थलीन बॉल्स हो गया, ठीक है, ये सब हमारे सबलाइम नेचर के बेटा कंपाउंड्स होते हैं। अब सब्लिमेशन टेक्निक में क्या होता है, ठीक है, ये मेथड हम लोग तब यूज करेंगे व्हेन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तो सबलाइम नेचर का है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो सबलाइम नहीं है। मतलब हमारे पास कंपाउंड है, हमारे पास सर ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ में इम्प्योरिटी है। हीट करने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो तुरंत वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इम्प्योरिटीज वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो नीचे ही रह जाती है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इम्प्योरिटीज से डिस्टिंग मतलब सेपरेट करते हैं। बट द बेसिक थिंग इज दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, उनके प्योरिफिकेशन में ये टेक्निक यूज होती है। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है इसको कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बेटा हमने क्या लिया हुआ है, हमने एक ग्लास ट्यूब, हमने एक कांच की हमने कटोरी ली हुई है, ठीक है। इसको हम लोग पोर्सलिन मतलब इसको हम लोग पोर्सलिन क्या कहते थे, मतलब पोर्सलिन डिश, हाँ पोर्सलिन डिश इसको हम लोग बेटा कहते थे, ठीक है। अब पोर्सलिन डिश में हम लोग थोड़े से एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं और उसके बाद अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालते हैं जिसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज है। फिर उसके ऊपर हम लोग फिल्टर पेपर रखते हैं। ध्यान रखना फिल्टर पेपर यहाँ पे रखा हुआ, दिस इज फिल्टर पेपर। हमने बेटा यहाँ पे क्या फिल्टर पेपर रखा हुआ है, और उसके बाद इसको हीट करते हैं और ऊपर हमने फनल रख दिया और फनल के ऊपर कॉटन से इसको बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा एयर का प्रेशर ना हो इसलिए थोड़ा सा कॉटन लगा दी जिससे थोड़ा बहुत एक्सेस एयर निकलती रहे, मतलब फट ना जाए चीज़ें। अब हीट करते हैं। अब हीट करने से क्या होता है, जो सब्लिमेबल कंपाउंड है वो तो वेपर फेज में इस फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, और फिल्टर पेपर इसलिए लाते हैं सो दैट एक बैरियर आ जाए, सिर्फ वेपर से पास हो पाए, ठीक है, ये चीज़ें। और उसके बाद ये ऊपर जाता है और ऊपर जाते ही ठंडा हो जाता है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा होता है तो यहाँ पे कंडेंस होने लगता है, और कंडेंस होकर के इसी फिल्टर पेपर के ऊपर आसपास बेटा देखिए कलेक्ट हो जाता है, और बहुत ही प्योर हमको बेटा कंपाउंड यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बस दैट्स इट, सीधा सा बेटा टेक्निक बस यही होता है। अब इस टेक्निक को मैं आपके साथ बेटा देखो समझाता हूँ, मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब चीज़ें बेटा बहुत ही मुश्किल हैं चीज़ें समझना, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे दोस्तों हमको देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सीन हो रहा है अपने पास। तो अंकल यहाँ पे देखिए सारा सब प्रिपरेशन कर रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इस तरह से इन्होंने पूरा पूरा जुगाड़ रख दिया है। अब इसके बाद बेटा हम चीज़ों को देखिए हीट करते हैं। अब हमने चीज़ों को हीट किया, हीट करेंगे, थोड़ा सा समय के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर वेपर्स आएंगे और ये वेपर्स हवा के कारण ठंडा हो जाएंगे, और जब ठंडे होंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है, कूल डाउन होंगे एयर में यहाँ पर, तो हमको देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्तों देखिए प्योर क्रिस्टल्स, देखिए एकदम वाइट वाइट बच्चों देखिए प्योर क्रिस्टल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स है इनको हम सेपरेट आउट कर लेंगे और ये हमारे क्या है सर, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दैट्स हाउ बेटा देखिए चीज़ों को यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, समझिएगा दोस्तों, ये हमारा देखिए काम करने का तरीका होता है। जो कंपाउंड सब्लिमेबल होता है वो गैस फेज में कन्वर्ट होकर के फिल्टर पेपर के ऊपर चला जाता है और फनल में कलेक्ट हो जाता है, बस सीधी सी बात। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉलिड स्टेट में नीचे ही रह जाती हैं या वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ ही नहीं पाती हैं, ये बेटा तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये लाइन है। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगला जो टेक्निक है वो है हमारा क्या, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। देखो बेटा जो प्यूरिफिकेशन का तरीका होता है ना सर वो बहुत ही कॉस्टली होता है, मतलब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स वगैरह ये सब बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही कॉस्टली होती हैं। लेकिन प्यूरिफिकेशन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मतलब मास इंडस्ट्रियल स्केल पे मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका होता है ना प्यूरिफिकेशन का, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। बहुत ही जबरदस्त, अचूक, सस्ता और क्विक बेटा मेथड होता है, जिसमें कि हम 90% तक बेटा 90-95% तक सर हम लोग प्योरिटी को एक्वायर कर लेते हैं। सो मेजर इंप्योरिटीज को सर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन वगैरह से बेटा सेपरेट आउट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अचूक तरीका होता है। अब देखो बेटा क्रिस्टलाइजेशन मेथड कैसे काम करता है ये मैं समझाता हूँ। हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है, ठीक है, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया जिसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी वगैरह मिली हुई है। अब हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है जिसमें ये कंपाउंड पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल है। ध्यान समझना, हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ऐसे सॉल्वेंट में सर देखिए डिसॉल्व करना है जिसमें कंप्लीटली हाईली सॉल्युबल नहीं बल्कि पार्शियली सॉल्युबल है। ठंडा होने पे पार्शियली सॉल्युबल हो, लेकिन हाई टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए और पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, सो हमने इस तरह का बेटा एक सूटेबल सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने इम्प्योर कंपाउंड को लिया और इस तरह के सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है ये जो कंपाउंड है रूम टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट में पार्शियली सॉल्युबल है तो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम इसको हीट करेंगे और हीट करके इसको हम पूरी तरह से इसको डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम इसको हीट करेंगे और हीट करके इसकी पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेंगे। एक क्लियर सोल्यूशन सर देखिए हमको, मतलब पूरा पूरा सर पूरा कंप्लीट सॉल्युबिलिटी यहाँ पर हमको एक्वायर कर लेंगे हीट करके। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान रखना, अब उसके बाद हम इस कंपाउंड को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। कैसे, इसके चारों तरफ बर्फ लगा देंगे। अब ठंडा करने पे क्या होगा, जो प्योर कंपाउंड है वो लो टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में कम है, तो जब टेम्परेचर लो होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो क्या होगा, वो डिसॉल्व्ड स्टेट से प्रेसिपिटेट करने लगेगा, और जब प्रेसिपिटेट करेगा तो उसके प्योर क्रिस्टल धीरे धीरे बेटा फॉर्म होने लगेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपने पूरा का पूरा कंपाउंड से जमने नहीं देना है, आपने ऐसा करना है कि सर 90% ऑफ द कंपाउंड जम जाए और थोड़ा बहुत कंपाउंड जो है वो जमने ना पाए। एक ऐसी स्टेट आपको लेना कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड सर एकदम क्रिस्टलाइज आउट हो गया है लेकिन सम पार्ट ऑफ द कंपाउंड स्टिल रिमेनिंग। अब ऐसे में क्या होगा, जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी जितनी भी सर देखिए इंप्योरिटीज होंगी वो तो सॉल्वेंट में सर डिसॉल्व रहेंगी। ठीक है, और जो मेजर कंपाउंड है वो ठंडा करने में सर बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद आप उसको फिल्टर पेपर्स में उसको आप फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो जो सॉलिड होगा वो आपका प्योर कंपाउंड बचेगा, और जो लिक्विड है जिसमें लिक्विड में क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिसमें कि मेनली इंप्योरिटीज मौजूद है और थोड़ा बहुत आपका कंपाउंड भी बचा हुआ है, ये जो सॉल्वेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज। अब ये जो लिक्विड जो बचा है इसको कहते हैं मदर लिकर। ये जो लिक्विड बचता है जिसमें क्या होती है, इस मदर लिकर में क्या मौजूद होती है, मेनली सॉल्वेंट और इंप्योरिटीज मौजूद होती है, थोड़ा बहुत हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद होता है। ये असर्शन रीजन के सवालों में बन सकता है कि मदर लिकर में क्या होता है। मदर लिकर में सॉल्वेंट होता है और मेनली इंप्योरिटीज होती है और बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट में सर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, क्योंकि मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने क्रिस्टलाइज आउट कर लिया, जमा करके बाहर निकाल लिया। ठीक है, if a compound is highly soluble in a solvent and very little solvent in other solvent then we can carry out crystallization using mixture of solvent। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड
किसी एक सॉल्वेंट में बहुत भयानक तरीके से सॉल्युबल है और दूसरे सॉल्वेंट में सर कम सॉल्युबल है, तो हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पार्शियली सॉल्युबिलिटी चाहिए, ठीक है ये चीज। कलर्ड इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय एड्सॉर्प्शन ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंड कंटेनिंग इंप्योरिटीज ऑफ कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी। देखिए क्रिस्टलाइजेशन में जो मेजर फंडा क्या है कि हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें इंप्योरिटीज तो हाईली सॉल्युबल लेकिन कंपाउंड पार्शियली सॉल्युबल है। बेटा इस लाइन को लिख लेना मेरी। क्रिस्टलाइजेशन मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, या क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम सॉल्वेंट ऐसा यूज करते हैं जिसमें कंपाउंड हमारा पार्शियली सॉल्युबल है लेकिन इंप्योरिटीज हाईली सॉल्युबल है। तो इंप्योरिटीज क्या होंगी, वो डिसॉल्व होकर के सॉल्वेंट में रह जाएंगी और जो कंपाउंड है वो ठंडा करके जम के बाहर निकल आएगा। अब देखो इसकी बहुत ही प्यारी सी देखो बेटा ये इमेज है यहाँ पर। अब इस इमेज में आप क्या देख रहे हो, हमने एक सॉल्वेंट लिया है और उस सॉल्वेंट में हमने कंपाउंड को डिसॉल्व कर दिया है गर्म करके। गर्म करने के बाद पूरा का पूरा क्लियर सोल्यूशन आ गया होगा, फिर हमने उसको बर्फ से ठंडा किया। जब बर्फ से ठंडा किया तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है चूंकि इस सॉल्वेंट में पार्शियली सॉल्वेबल है तो वो धीरे धीरे जम करके बाहर आने लगा। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जम करके बाहर आ रहे हैं, इसके देखिए प्योर क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं। ये जो प्योर क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये प्योरिटी की पहचान होती है एक तरह से, ठीक है। तो प्योर क्रिस्टल्स देखिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो इंप्योरिटीज है कलर्ड इंप्योरिटीज वो देखिए सॉल्वेंट में ही रह गई। देखिए कंपाउंड कलरलेस है और जो इंप्योरिटीज है वो कलरफुल है। तो इस तरह से बेटा काम हो जाता है। सो मेजर कंपाउंड को हम जमा देंगे, लेकिन जब थोड़ा सा कंपाउंड मतलब थोड़ा सा चीज़ें बची रहेंगी वो हमको अंदाजे से बेटा सब कुछ मैनुअल होता है चीज़ें, तब हम ठंडक रोक देंगे और इसको तुरंत हम फिल्टर पेपर से पास आउट कर लेंगे। तो ये जो फिल्ट्रेट बचेगा जिसको हमने कहा कि मदर लेकर, उसमें मेजर इंप्योरिटीज रहेंगी और थोड़ा बहुत कंपाउंड भी शायद बचा रह जाएगा, बट उसको हम फेंक देंगे ना। इतना तो पता चला कि बहुत ज़्यादा निकालने के चक्कर में इंप्योरिटीज भी ना क्रिस्टलाइज आउट हो जाए ना, इसलिए हम लोग एक 90% स्टेज पे हम लोग चीज़ों को रोक देते हैं और फिल्टर पेपर से सॉल्व वो उसको हम लोग फिल्टर आउट कर लेते हैं। ये बच्चों देखिए हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। सो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में देखिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, ये सारी की सारी एनसीईआरटी कंटेंट हमने लिया हुआ है। इट्स अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इंप्योरिटीज इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला, कंपाउंड पार्शियली सॉल्युबल है लेकिन इंप्योरिटीज हाईली सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, ठीक है। impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature but highly soluble at high temperature, ठीक है। ये भैया देखिए यहाँ पर इस तरह से काम होता है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल। और ये सारे की सारी चीज़ों को बेटा आपने पढ़ने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी स्लाइड्स पूरे दिन भर बैठ करके हमने बनाई है। चलिए सर अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे टेक्निक पे, विच इज क्या, डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। बच्चों देखिए डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को सर हमने डिस्टिल कर देना, ठीक है। डिस्टिल का मतलब क्या होता है कि हमने उस कंपाउंड को सर वेपर फेज में कन्वर्ट किया और वेपर फेज में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको ठंडा करके उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ कंडेंसेशन, एक तरह से कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखिए डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है। डिस्टिलेशन देखिए कई तरीके के हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। हम लोगों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग तरीके के डिस्टिलेशन है। इनमें जो मेन कंसेप्ट है उसको सर ध्यान रखिए, जो एनसीईआरटी में सर लिखा हुआ वो हमने सर स्लाइड में ऐड किया हुआ है, समझिए बेटा। डिस्टिलेशन मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, लिक्विड्स का सोल्यूशन होता है। डिस्टिलेशन मेथड सिर्फ लिक्विड के लिए कर सकते हैं, सॉलिड कंपाउंड के लिए डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हैं। सॉलिड कंपाउंड के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन करिए, आप सब्लिमेशन कर सकते हैं अगर वो सब्लाइमेबल है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे हम, क्रोमेटोग्राफी आता है उसके लिए हम यूज करेंगे, ठीक है ये चीज। चलिए सर तो अगर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है जिसमें कि कई तरह के बेटा कंपाउंड मिले हुए हैं, ठीक है, कई सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है। अब वो जो सब्सटेंसेस हैं उनके अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें मौजूद सब्सटेंसेस की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो हम उसको सर डिस्टिलेशन करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड एंड फॉर सेपरेटिंग अ सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, सिर्फ सॉलिड नहीं हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड, और मेनली इट इज यूज्ड फॉर लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, इसके जो पीछे का जो मेन लॉजिक है वो क्या है सर, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर अपॉन हीटिंग and then converting and then cooling back the vapors into the liquid. Depending upon the difference in boiling point of liquid, हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग बेटा लिक्विड के कंडेंसेट मिलते हैं, ठीक है ये चीज़। अब देखिए अलग अलग टाइप के डिस्टिलेशंस होते हैं,
सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। चलिए सर इनको वन वन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन। अब यहां पर बेटा जो लाइन है ना, पहली लाइन उसको समझिए। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बाय मिनिमम 10 से 20 डिग्री का डिफरेंस है। अगर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में से देखिए अच्छा खासा डिफरेंस है, तो हम वहां पे सिंपल डिस्टिलेशन से भी सर देखिए काम चला सकते हैं। और अच्छा खासा डिफरेंस है, हमारा तात्पर्य क्या है, 10 से 20 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। सो अगर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम 10 से 20 डिग्री का डिफरेंस है, उससे ज्यादा है तो और अच्छा है। अगर डिफरेंस इससे ज्यादा है तब तो सर और भी बढ़िया है, तब तो जिंदगी के मजे लो आप चीजें, ठीक है। तो सर हम ये डिस्टिलेशन सर हम कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम है, 4-5 डिग्री का डिफरेंस है, तो सर सिंपल डिस्टिलेशन नहीं चलेगा, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलेगा। सो व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लार्ज, तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ अपरेटस का अंतर होता है, कंसेप्ट सब में सेम ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जरा फिगर को हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इस तरह की फिगर होती है। हमने यहाँ पे क्या लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क, हमने एक तरह से कटोरा लिया है जो कांच का बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर हमने थर्मामीटर लगा दिया, जिससे कि पता चले हीट जब हम कर रहे हैं या जब यहाँ पे लिक्विड चूना स्टार्ट हो गया, जब यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप 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 करके कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, उस समय टेम्परेचर क्या है, मतलब ये जो लिक्विड आ रहा है इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये हमें पता चल जाता है। समझिएगा बेटा, तो जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड कलेक्ट हो रहा है उसको नोट करना आवश्यक होता है, उससे पता चलता है इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा यहां पर दो लिक्विड हैं, ए और बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 130 डिग्री और बी का बॉइलिंग पॉइंट है कितना बेटा, मान लीजिए 150 डिग्री। हमने हीट करना शुरू किया, जब हमने हीट करना शुरू किया तो पहले 130 डिग्री पे क्या होगा, जब टेम्परेचर 130 डिग्री होगा, लिक्विड ए गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय सिस्टम में थर्मामीटर कितना बचाएगा, 130 डिग्री। लिक्विड ए इवापोरेट हो रहा है, और हमें पता है सर थर्मोडायनेमिक्स में जब भी फेज चेंज होता है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फेज चेंज के दौरान जितनी भी हीट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में, फिजिकल स्टेट चेंज करने में होती है, ठीक है सर। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर सर कांस्टेंट रहेगा। जब तक ए यहाँ पर है, जब तक ए वेपराइज हो रहा है तब तक सर टेम्परेचर यहाँ पर 130 डिग्री रहेगा, यही सर होता है चीज़ें। अब ए इवापोरेट हो रहा है, मतलब बॉयल हो रहा है, उसके वेपर्स जा रहे हैं, वेपर्स थर्मामीटर से टकरा रहे हैं, टेम्परेचर पता चल रहा है, और फिर वो वेपर्स यहाँ से पास हो रहे हैं। यहाँ पर जो है सिस्टम, इसको कहते हैं कंडेंसेट। ये या तो एटमॉस्फेयर की ठंडक से या फिर इस नली के आउटर वॉल में, इस नली के आउटर वॉल में सर हम पानी को फ्लो कराते हैं, और बीच में सर रास्ता दिया हुआ है जिस रास्ते से सर वेपर सर पास होते हैं, ठीक है। ये एक हॉलो ट्यूब होती है जिसके चारों तरफ सर पानी, ठंडा पानी बह रहा होता है, और बीच से सर हमारा जो वेपर्स है वो सर जाता है। तो वेपर्स आए यहाँ ठंडे पानी से ठंडे हुए, और उसके बाद यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ पे कलेक्ट होने लगे। तो हम देखेंगे लिक्विड आ रहा है और टेम्परेचर 130 डिग्री, तो हम समझ जाएंगे ये ए है। उसके बाद जब सारा का सारा ए हमारा यहाँ पे कलेक्ट हो गया, अब उसके बाद अचानक से क्या होगा, अब टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। फिर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर 150 डिग्री आएगा, थर्मामीटर बता देगा 150 डिग्री है, अब क्या होगा, बी के वेपर्स बनेंगे, और बी के वेपर्स फिर यहाँ से आएंगे और कलेक्ट होंगे। जब बी कलेक्ट करना है तो ये इसको बदल देना, तो बर्तन बदल देना आप, क्योंकि अब दूसरा वेपर आ रहा है ना, अलग टेम्परेचर पे कोई लिक्विड कलेक्ट हो रहा है, तो उसको एक अलग कंटेनर में हम लोग कलेक्ट करेंगे, ये चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग टेम्परेचर पे जो लिक्विड कलेक्ट हो रहे हैं वो अलग अलग कंटेनर में आपने कलेक्ट कर लिया, और आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है सर। ये यहाँ पे चीज़ें, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीज़ क्या है कि सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, व्हेन लिक्विड्स हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में से सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस होता है। बहुत अच्छी बात है, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट वो पहले वेपर बनाएगा, और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट वो बाद में वेपर बनाएगा ना, ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर हमको दिए हुए हैं, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अच्छा खासा अंतर है। साइक्लोहेक्सेन, टॉल्विन, इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी अच्छा खासा अंतर है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जिस चीज़ का अंतर वो क्या है, अपरेटस का अंतर है। कंसेप्ट सब में वही है। डिस्टिलेशन मतलब वेपर बना करके ठंडा करके उसे कंडेंस करना, वेपर बनाओगे, प्योर वेपर्स को सर आप फिर कलेक्ट करके उनको ठंडा करके प्योर लिक्विड लाओगे आप, यही तरीका होता है।
चलिए सर, अब अगली चीज पे आते हुए जिस क्या सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक कब यूज करते हैं, जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत बहुत कम होता है। सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं जब हाई डिफरेंस होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं जब डिफरेंस बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग टू लिक्विड्स इन एनी मिक्सचर विच हैव बॉइलिंग पॉइंट विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जब कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस स्मॉल होता है। ठीक है, इस चीज को समझिए। इन सच केसेस सिंपल डिस्टिलेशन डज नॉट गिव कंप्लीट सेपरेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पास पास है, एक का 130 है, एक का 132 है। तो 130 जब टेम्परेचर आएगा तो थोड़ा बहुत 132 वाले के भी वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो भी साथ में कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत बढ़िया सर यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक अलग सेपरेशन हम लोग ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा सर बढ़िया यहाँ पे हमको मिक्सचर मतलब बढ़िया सेपरेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होता है इसको समझते हैं। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिस्टिलेशन का ही कंसेप्ट होगा, बस यहाँ पर ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है। अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया। क्या लगाया बेटा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बेटा हमने इसके ऊपर माउंट कर दिया है। अब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ये क्या करता है, ये बेटा ये वेपर्स के रास्ते में अवरोध पैदा करता है। देखो बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं मैं तुम लोग के लिए। तुम लोग ये नहीं कह सकते कि सर को इंग्लिश नहीं आती है। सर को इंग्लिश नहीं आती बट हिंदी बहुत तगड़ी वाली आती है। ठीक है, तो यू कांट से दैट आई एम बैड इन इंग्लिश, यू कैन से दैट सर आई एम इक्वली बैड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आप ये कहिए कि सर इज इक्वली बैड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी बोथ। ठीक है, आप ये कहिए, ये मत कहिए सर को सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है, ये कहिए सर को इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती है, सर को देहाती बिहारी आती है, भोजपुरी आती है। ठीक है, चलिए तो भैया जी देखो यहाँ पे सीन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो डिस्टिलेशन के दौरान अपने राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बेटा क्या लगी होती है, इस तरह की बहुत सारी प्लेट्स लगी होती है, इनको कहते हैं प्लेट्स। और इन प्लेट्स की संख्या अप टू 100 तक हो सकती है, इनके नंबर्स अप टू 100 तक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है बेटा, देखिए वेपर्स जनरेट होते हैं, और ये जो वेपर्स होते हैं ये इन प्लेट्स के थ्रू जब पास होते हैं तो ये प्लेट से टकरा टकरा करके बार बार लिक्विड वेपराइज होता है, और उसके बाद टकरा करके अपनी काइनेटिक अपनी एनर्जी लूज करके वापस से कंडेंस हो जाता है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं ये वेपर्स के रास्ते में अवरोध पैदा करती हैं। अब इससे क्या होता है समझिए बेटा, इससे क्या होता है समझिए जरा। अगर मान लीजिए हमारे पास दो लिक्विड हैं ए और बी, मान लीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट है कितना 130 डिग्री, और बी का बॉइलिंग पॉइंट है कितना 132 डिग्री। समझिएगा बेटा, हमने यहाँ पे 130 डिग्री टेम्परेचर लाए। नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, 130 डिग्री में टेम्परेचर पे सिर्फ एक ही वेपर्स ऊपर आनी चाहिए, कंसेप्ट तो यही कहता है। लेकिन रियलिटी क्या है कि इवापोरेशन प्रोसेस तो हमेशा होता है, इवापोरेशन प्रोसेस तो हमेशा होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, बट ऐसा थोड़ी ना कि पानी सिर्फ 100 डिग्री पे ही उड़ता है। पानी इवापोरेट तो 0 डिग्री पे भी हो सकता है, 5 डिग्री पे भी हो सकता है। तो इवापोरेशन सर जी हमेशा होता है। तो लिक्विड का इवापोरेशन 130 पे भी संभव है, और हाई टेम्परेचर पे तो इवापोरेशन और तेज होता है। तो 130 डिग्री पे भले ही भी बॉयल नहीं होगा लेकिन इवापोरेट होगा, और इवापोरेट होगा तो उसके वेपर्स भी आएंगे। मैटर फंस गया। अब जो वेपर्स बनेंगे ए के भी बनेंगे बी के भी बनेंगे, लेकिन बी के वेपर्स के अंदर क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसके अंदर वेपराइज होने की टेंडेंसी उतनी अधिक नहीं है। मोर वोलेटाइल क्या है, ए। मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो ज्यादा गैस में कन्वर्ट हो, और ये क्या है लेस वोलेटाइल। अब दोनों के वेपर्स ऊपर आ गए हैं, लेकिन जब वेपर्स के रास्ते में रुकावटें आएंगी तो इन रुकावटों के कारण जो लेस वोलेटाइल लिक्विड है वो भले ही वेपराइज तो हो गया लेकिन इन रुकावटों से टकरा करके कंडेंस बैक हो जाएगा, कंडेंस बैक हो जाएगा। और जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है वही फाइनली ऊपर पहुंचेगा, वही फाइनली ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, अब अगर हम आपको लगता है कि इन दोनों लिक्विड के बीच में टेम्परेचर में सर बहुत कम डिफरेंस है, तो आप नंबर ऑफ
प्लेट्स को बढ़ा दीजिए, 50 प्लेट कर दीजिए, और ज़्यादा चाहिए 80 प्लेट कर दीजिए, 200 प्लेट कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़, तो प्लेट्स की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है तो। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है तो आप कम प्लेट यूज़ करिए, कम प्लेट वाला फ्लैक्चुएटिंग कॉलम यूज़ करिए, ठीक है। ये चीज़, अब ये जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है वो तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो वोलेटाइल ज़्यादा है तो उसके अंदर गैस फेज में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो रुकावटों से लड़ते हुए भी ऊपर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो लेस वोलेटाइल लिक्विड है वो ऊपर उड़ेगा लेकिन रुकावटों से टकरा करके नीचे गिर जाएगा। अपन नीचे गिरने वालों में से नहीं है, अपन तो ऊपर उठेंगे, ठीक है सर। कितनी भी रुकावटें आ जाए अपन तो ऊपर उठेंगे। चलिए सर, ओके। तो जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है वो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। इधर वही कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर ठंडा करने के लिए, उसके ऊपर चारों तरफ ठंडा पानी बह रहा है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। ये यहाँ पे सीन होता है। बहुत बहुत बढ़िया, सारा का सारा एनसीईआरटी का निचोड़ यहाँ पे रख दिया आपके लिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं। अब बेटा जी कहाँ पे आते हैं सर? तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं। डिस्टिलेशन अंडर क्या? रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर क्या सर? रिड्यूस्ड प्रेशर। बेटा देखिए ये सिंपल डिस्टिलेशन ही है, बस यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट क्या आ गया सर? रिड्यूस्ड प्रेशर का कंसेप्ट आ गया। देखो बेटा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि पेरोक्साइड वगैरह। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम जानते हैं, वो तो साला ग्लास में ही डिकम्पोज कर जाता है, हल्का सा मेटल डालो डिकम्पोज कर जाता है, सनलाइट में डिकम्पोज कर जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, दे आर हीट लाइट सेंसिटिव होते हैं। अब ऐसे में दोस्तों समझिए सीन क्या होता है, कई बार हमारे पास सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अब चूंकि टेम्परेचर सेंसिटिव है तो हम उनको सब्लिमेशन के दौरान भी हीट नहीं कर सकते हैं, हम उनको क्रिस्टलाइजेशन के दौरान भी हीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में पहले क्लियर सोल्यूशन बनाने के लिए हीटिंग करना पड़ता है, और हम उनको डिस्टिलेशन के दौरान भी हीट नहीं कर सकते। तो बड़ा दिक्कत है चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा हीट करने पे वो कंपाउंड क्या हो जाते हैं सर? डिकम्पोज कर जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को जो हीट करने पे डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई है, ये भी संभव है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कब होता है? जब कंपाउंड हीट सेंसिटिव होता है या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई है, इतना हाई है कि उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसके डिस्टिलेशन के लिए क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। देखिए यहाँ पे फंडा बस ये होता है कि किसी भी कंपाउंड, जैसे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बेटा? लोग कहेंगे सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट सर 100 डिग्री है, हम कहेंगे गलत। कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है 1 एटीएम पे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री 1 एटीएम पे। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो बंदा बॉइल कर जाता है। लेकिन अगर हम ऊपर के प्रेशर को ही कम कर दें, हम ऊपर के प्रेशर को ही कम कर दें तो लिक्विड को उस ऊपर वाले प्रेशर को अचीव करना बहुत ईजी है। तो ऐसे में लिक्विड कम टेम्परेचर पर भी बॉइल कर जाता है। बेटा समझिए, अगर आईआईटी की कट ऑफ हाई है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आईआईटी कट ऑफ ही कम है, बस तुम फॉर्म भरो और आईआईटी में सीट ले लो, तो ऐसे केस में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज वगैरह कट ऑफ कम होता है तो वहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर को कम कर दें तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। सुन लो ध्यान से, अगर लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर को कम कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और कम हो जाने पर हम उसको ज़रा सा हीट करेंगे वो तुरंत वेपराइज हो जाएगा, और फिर उन वेपर्स को हम कलेक्ट करके कंडेंस करके प्योर लिक्विड को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? डिस्टिलेशन ही होता है। इसमें बेटा क्या होता है? डिस्टिलेशन ही होता है। सिंपल डिस्टिलेशन ही पूरा पूरा अपरेटस है। बट इस डिस्टिलेशन अपरेटस में हमने क्या लगा दिया सर? वैक्यूम पंप। यहाँ पे हमने सर वैक्यूम पंप लगा दिया है। ये वैक्यूम पंप क्या करता है? प्रेशर को कम कर देता है। इस पूरे के पूरे बेटा सिस्टम में प्रेशर कम कर देता है। प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब जरा से हीट करने पे वो बॉयल हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, फिर उन वेपर को ठंडा करके हम कलेक्ट करके प्योर लिक्विड अचीव करते हैं। तो इट इज सिंपल डिस्टिलेशन, इट इज सिंपल डिस्टिलेशन बट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? डिस्टिलेशन प्रोसेस में स्टीम को पास करते हैं। स्टीम को पास करने से क्या होता है? जो बंदा स्टीम वोलेटाइल होता है वो स्टीम के साथ इवापोरेट होकर के आ जाता है, और जो बंदा स्टीम वोलेटाइल नहीं है
वो नीचे रह जाता है। तो बेसिकली जिस बंदे का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस बंदे का बेटा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री के आसपास है, उसको बेटा सेपरेट करने के लिए अच्छा तरीका है। जिस बंदे का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री के आसपास है, उसको सेपरेट करने के लिए अच्छा तरीका होता है। ठीक है, ये चीज़ें और ये सब यहाँ पे बेटा प्रोसेस होता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, डिस्टिलेशन सर फंडा समझ में आ गया। अब सर आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पे। ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये काफ़ी वाइडली यूज्ड सेपरेशन प्रोसेस होता है, बिकॉज यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे हमको जो प्योरिटी ऑब्टेन होती है वो बहुत अच्छी होती है। हम लोग जब रिसर्च करते थे तो कोई भी बढ़िया कंपाउंड जब बनता था तो उसको क्रोमेटोग्राफी से ही सर हम लोग उसको सेपरेट आउट करते थे ना। इनिशियल लेवल पे सेपरेशन के कई प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, बट सबसे पहले कोई भी कंपाउंड हमने रिएक्शन की, अगर वो सॉलिड है तो हम उसको पहले क्रिस्टलाइजेशन से 90% तक प्योर कर लेते हैं और क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम उसमें क्रोमेटोग्राफी करके उसको 99.99% प्योरिटी अचीव करते हैं। तो इससे हम लोग को प्योरिटी काफ़ी हाई अचीव होती है। ठीक है, चलिए सर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को जरा समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो क्या होता है सीन। बेटा जैसे कि हमारे पास ये एक पेपर है, ठीक है। अब देखो इस पेपर के ऊपर मैंने ये इंक यहाँ पर बेटा देखिए लगा दिए है, ठीक है, ये लगा दिए। अब ये इंक क्या हुई है बेटा, इस पेपर के ऊपर चिपक गई है। ये जो इंक है ये इस पेपर के ऊपर चिपक गई है। देखो ये जो इंक है ये यहाँ पर नहीं आई है, मतलब इसके अंदर से पूरी पेनिट्रेट करके आर पार नहीं हुई है, सिर्फ ऊपर की सतह पे ही चिपकी हुई है। तो ये क्या है, इसकी सतह पे एडजॉर्ब हुई है। क्या हुई है, एडजॉर्ब हुई है। सरफेस केमिस्ट्री तुम लोगों ने पढ़ी होगी, अगर कोई चीज़ आर पार चली जाए तो वो एब्जॉर्ब हुई है, बी वाला एब्जॉर्प्शन। और लेकिन अगर सिर्फ ऊपरी सतह पे चिपकी हुई है, अंदर नहीं गई है, तो वो एडजॉर्ब हुई है। तो जो इंक है इस पेपर के ऊपर क्या एडजॉर्ब हुई, क्योंकि आर पार तो नहीं हुई ना ये चीज़। ठीक है, अब एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर मत जाना, बस एग्जाम्पल को समझो, पहलू को समझो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक ये मार्कर का भी मैंने स्पॉट लगा दिया। मार्कर थोड़ा सा अपना हल्का है, कोई बात नहीं सर, रईस है भाई हम भी, अपने पास और भी मार्कर है, डोंट वरी है। हमने सर यहाँ पे एक और मार्कर लगा दिया। ठीक है, ये पिंक कलर का भी हमने भाई देखो चीज़ें लगा दी। अब ये जो मार्कर है ये भी यहाँ पे क्या है, चिपका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा समझो, इस पेपर के ऊपर क्या सर, दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड देखिए सर, यहाँ पर क्या है सर, एडजॉर्ब हो गए हैं। इस पेपर के ऊपर सर क्या दो अलग अलग कंपाउंड क्या हो गए सर, देखिए एडजॉर्ब हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा ज़रा। ठीक है, सो भैया देखिए हमारे इस पेपर के ऊपर क्या बेटा, ये दो कंपाउंड देखिए क्या एडजॉर्ब हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, सॉल्वेंट डाल रहे हैं। कोरोना काल का हमारे पास कुछ सैनिटाइजर रखा हुआ है, वो हम देखिए इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब जब हम सैनिटाइजर डालेंगे तो अब जरा बेटा यहाँ पे ध्यान देखिएगा एक चीज़। अब बस, अरे वाह वाह वाह, जिंदगी का मजा मिल गया मेरे को तो। ठीक है सर, बस अब देखिए सर, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए। अब आप लोग यहाँ पर बच्चों देखिए एक चीज़ देखेंगे क्या, जब हम यहाँ पर ने इसके ऊपर जब हमने सैनिटाइजर को डाला तो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर वाली इंक है वो काफ़ी हद तक सैनिटाइजर के साथ क्या बेटा बह करके चली आ रही है, बह करके चली आ रही है। लेकिन जो पिंक कलर वाली इंक है देखो सैनिटाइजर के साथ बह करके नहीं आ रही है, वो चिपकी हुई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझो ज़रा। जो ब्लू कलर वाली इंक है वो इस पेपर के ऊपर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं हुई है। जो ब्लू कलर वाली इंक है वो इस पेपर से स्ट्रांगली चिपकी नहीं हुई है। स्ट्रांगली चिपकी नहीं तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, वो यहां पर बेटा देखो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं हुई है। जो ब्लू कलर वाली लिक्विड है वो यहाँ पे स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं हुई है। तो बेटा देखो ब्लू कलर वाली जो लिक्विड है वो देखो सैनिटाइजर के साथ देखो थोड़ा सा नीचे बेटा देखो फ्लो करके आ रही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा देखो नीचे बेटा देखो फ्लो करके आ रही है वो। ठीक है, हल्का हल्का देखिए यहाँ पे नीचे बच्चों देखिए फ्लो करके आ रही है वो। ठीक है, देखिए हल्का सा देखिए स्पॉट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे तक ये फ्लो करके आ रही है, लेकिन पिंक कलर वाली चिपकी हुई है। तो जो चीज़ फ्लो करके आ रही है सॉल्वेंट के साथ, क्यों आ रही है, क्योंकि वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं है, पेपर के ऊपर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं है। स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं तो वो सॉल्वेंट के साथ बह करके नीचे चली आ रही है। लेकिन ये जो चीज़ है ये स्ट्रांगली एड्जॉर्ब है तो सॉल्वेंट के साथ बह करके नहीं आ रही है। बस यही पूरा का पूरा देखिए बेटा क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है, पूरा का पूरा बेटा क्रोमेटोग्राफी यही है, यही क्रोमेटोग्राफी ही है। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर बहुत अच्छा हुआ,
अपना ये एक्सपेरिमेंट सर बड़ा झमाझम था। हम अपने इस सैनिटाइजर का योग, ये मतलब जो अभी मैंने आपके साथ किया ना, ये ऑन द स्पॉट ये पूरा सोचा हुआ है, ये प्री चीज़ें नहीं थी, ऑन द स्पॉट। टीचिंग के लिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट, कि मतलब और बच्चों को समझाने की नीयत, मतलब बच्चों को समझाने का जुनून काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो बच्चा इसमें फंसेगा तो उसको समझाना चाहिए, ये बस अगर बहुत ज़रूरी है चीज़। चलिए सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये एक्सपेरिमेंट अपना देखिए वर्क किया। अब चलो, बस यही पूरा का पूरा देखिए खेल है क्रोमेटोग्राफी का। ये जो आपने देख लिया है, अब इसके ऊपर मैं देखिए चीज़ों को आपको देखिए समझा सकता हूँ। तो बाबा देखो होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में अपन करते क्या है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी देखो प्रोसेस में अपन देखो करते क्या है, अपने पास देखिए सर इस तरह का क्रोमेटोग्राफी के एक अपरेटस है। क्रोमेटोग्राफी देखो कई तरीके की होती है। जो सबसे कॉमन क्रोमेटोग्राफी होती है वो होती है क्या, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है सर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारे पास ये कांच की ट्यूब है, हॉलो है, ठीक है। उसके नीचे हमने सर कॉटन लगा दिया, क्या लगा दिया, कॉटन, रुई लगा दी है, जिससे कि मटेरियल बाहर ना निकले, ठीक है। और एक नली है जिससे कि लिक्विड उस कॉटन के आर पार जा सकता है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया है सर, इसके अंदर हमने भर दिया सर SiO2 सिलिका, या फिर Al2O3 पाउडर जैसे होते हैं, ठीक है, ये चीजें। अब ये जो SiO2 या Al2O3 ये वाइट कलर के होते हैं, सैंड जैसे होते हैं, सैंड। अब ये हमारा कहलाता है क्या, स्टेशनरी फेस, ठीक है। हमने इस कांच नली के अंदर क्या भर दिया, SiO2 या Al2O3, इसे कहते हैं स्टेशनरी फेस। अब इसके ऊपर हम डालते हैं क्या, अपना रिएक्शन मिक्सचर। वो जो रिएक्शन हमने की है, रीमर टीमन एल्डोहल कंडेंसेशन जो हमने की हुई है, उसमें जो कई सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं, तो वो जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास 5-10 ग्राम का, जिसमें सर कई सारे प्रोडक्ट हैं, उनको हमने सेपरेट आउट करना है। तो वो जो लिक्विड है, सॉल्वेंट है, उसमें थोड़े बहुत प्रोडक्ट भी फॉर्म हो गए हैं और दुनिया भर का अचड़ा पचड़ा है। तो वो जो लिक्विड है, उस लिक्विड को हम इस कॉलम के ऊपर डाल देते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, इस कॉलम के ऊपर डाल देते हैं। अब वो जो लिक्विड होता है उसमें मौजूद कई सारे कंपाउंड होते हैं, वो इस SiO2 या Al2O3 जो भी इसमें मौजूद है उससे चिपक जाते हैं। जैसे कि मैं इस जैकेट के ऊपर कुछ अगर डालूं तो वो चिपक जाएगी। तो जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारे मान लो कोई रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B, वो दोनों प्रोडक्ट इस SiO2 से चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे मतलब एड्जॉर्ब हो जाएंगे। अब उनकी एड्जॉर्प्शन की जो गति है, उनका जो एड्जॉर्प्शन का जो बिहेवियर है, कि वो कितना ज्यादा या कितना कम एड्जॉर्ब होते हैं, उसी के ऊपर देखिए सारा का सारा क्रोमेटोग्राफी का खेला होता है। अब हमने यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर को डाल दिया है, वो रिएक्शन मिक्सचर SiO2 पे एड्जॉर्ब हो गया है, स्टेशनरी फेज पे एड्जॉर्ब हो गया। अब उसके बाद हम ऊपर डालते हैं क्या, सॉल्वेंट। देखो ऊपर तक भरा हुआ है, यहाँ पे सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट हम एक पर्टिकुलर पोलैरिटी का लेते हैं, ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें हमारे ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड है कुछ हद तक सॉल्युबल हो, ठीक है। हम इसमें डालते हैं सॉल्वेंट को कहते हैं इल्यूटेंट, ELU, ठीक है, इल्यूटेंट कहते हैं। अब ये जो सॉल्वेंट हमने डाला, इल्यूटेंट डाला है, वो सॉल्वेंट क्या करता है, इन जो हमारे कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 जो इस स्टेशनरी फेज से चिपके हुए हैं, इनको बहा करके नीचे लेकर के आता है, इनको बहा करके नीचे लेकर के आता है। लेकिन वो कंपाउंड जो स्ट्रांगली बॉन्डेड है स्टेशनरी फेज से, वो धीरे धीरे आएगा, और जो कंपाउंड लूजली बॉन्डेड है वो इल्यूटेंट या सॉल्वेंट के साथ जल्दी बह करके नीचे चला आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग कलर के आपको बेटा लेयर्स दिख गई हैं यहां पर। तो जो येलो कलर का कंपाउंड है वो क्या है, वो एक ऐसा कंपाउंड है जो लेस स्ट्रांगली बॉन्डेड था स्टेशनरी फेज से। और जो रेड कलर का कंपाउंड है वो कंपाउंड है जो स्ट्रांगली बॉन्डेड है स्टेशनरी फेज से। हम इसमें बार बार सॉल्वेंट डालते जाएंगे, पहले येलो वाला कंपाउंड निकलेगा, फिर बाद में ऑरेंज वाला कंपाउंड निकलेगा। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग टाइम पे कलेक्ट करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। ये बेटा तरीका होता है। अब जैसे आपने क्या देखा, हमारे केस में क्या था, हमारी क्रोमेटोग्राफी में क्या था, जो ब्लू वाला लिक्विड था वो एथेनॉल के साथ पहले डिसॉल्व होकर आ जाएगा, और जो पिंक वाला लिक्विड है उसको हम डालते रहेंगे, वो काफी देर के बाद एथेनॉल में डिसॉल्व होकर के नीचे बह करके आएगा। तो अलग अलग टाइम पे हम लिक्विड्स को कलेक्ट करेंगे। पहले जो लिक्विड कलेक्टेड होगा उसमें काफी हद तक ब्लू वाला कंपाउंड होगा, और जो बाद में लिक्विड आएगा उसमें काफी हद तक पिंक वाला कंपाउंड होगा। सो बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, बेस्ड ऑन देयर पैटर्न ऑफ एड्सॉर्प्शन,
बेस्ड ऑन देयर मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हम उन कंपाउंड्स को अलग अलग टाइम पे कलेक्ट करते हैं, किसमें, इल्यूटेंट में, सॉल्वेंट में, ठीक है। ये होता है सर देखिए पूरा का पूरा खेला क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी में जो मेन कंसेप्ट लगता है किसका लगता है, एड्सॉर्प्शन का लगता है, ठीक है। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब आइए चलिए समझते हैं और पूरी चीजों को पढ़ते हैं। टू आइडेंटिफाई, प्यूरिफाई और सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। बहुत हाई लेवल की सर देखिए यहाँ पे प्योरिटी आती है ना, बारीक से मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे भी, मतलब जो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट है उसको भी सर देखिए यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल की सर देखिए इसमें प्योरिटी ऑब्टेन होती है। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन डिफरेंट फेजेस दैट आर एज फॉलो, ठीक है। ये चीज अलग अलग लेवल का जो एड्सॉर्प्शन होता है कंपाउंड का ओवर स्टेशनरी फेज और ओवर स्टेशनरी फेज, वो सर देखिए यहां पर मेन फंडा होता है। डोंट वरी अबाउट इट, आगे आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो तरह की क्रोमेटोग्राफी यहां पर हमको बताई गई है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मेन क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, मेन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, उसको पहले समझते आइए। अब देखिए यहां पे क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड गेट एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, वो सॉलिड जिसके ऊपर चीजें चिपकती हैं, जैसे पेपर जो था हमारा वो एड्सॉर्बेंट था जो चीजों को चिपका रहा है। हमारे केस में एड्सॉर्बेंट कौन है, SiO2 या Al2O3, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट टू डिफरेंट एक्सटेंट। कंपाउंड किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर अलग अलग अमाउंट में चिपकते हैं, अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग एक्सटेंट में एड्सॉर्ब होते हैं, कुछ ज्यादा एड्सॉर्ब होते हैं, कुछ कम एड्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। Commonly used adsorbents are silica gel, SiO2 और alumina, Al2O3, ठीक है। When मोबाइल फेज, मोबाइल फेज क्या होता है, सॉल्वेंट, इल्यूटेंट जो होता है उसे मोबाइल फेज कहते हैं। When इल्यूटेंट और सॉल्वेंट is passed over stationary phase, the components of the reaction mixture move by varying distance over stationary phase। अलग अलग कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में अलग अलग अमाउंट में मूव करता है, कुछ ज्यादा मूव करते हैं, जो ज्यादा मूव करता है वो लेस एड्सॉर्ब्ड मटेरियल होता है, और कुछ कम मूव करते हैं, जो कम मूव करता है वो हाईली एड्सॉर्ब्ड मटेरियल होता है। दो तरह की सर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मैंने अभी आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का दिखाया था चीजें, क्या हमारे पास उसका वीडियो है तो यूट्यूब में ही वीडियो चला करके देखते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट पास हो रहा है, और इसमें देखिए हम लोग अलग अलग टेस्ट ट्यूब में देखिए चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तो अलग अलग टाइम पे पहले येलो वाला लिक्विड किसी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगा, मतलब बहुत हम लोग कई दिनों तक ये क्रोमेटोग्राफी करते थे, 4-4 दिन तक क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ जाती थी यार, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मैंने क्या बोला, रिएक्शन करना आसान होता है लेकिन उसके बाद चीज़ों को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है इसमें बहुत समय लगता था, घंटे तक बैठे रहिए, धीरे धीरे डालते रहिए, फिर उसको डिस्टिल ऑफ करते रहिए सॉल्वेंट को ना, ये चीज़ें। अब जब हम यूरोप वगैरह में जाते हैं या US वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ पर ये पूरा प्रोसेस मशीन से भी होता है, तो वहाँ पे ह्यूमन स्किल्स की काफ़ी वैल्यू होती ना। तो इंडिया में तो सर PhD स्टूडेंट्स के साथ जब हम लोग करते थे तो हम लोग को खुद ही करना पड़ता था, ठीक है, 4th ईयर 5th ईयर में। और US वगैरह में जब इंटर्नशिप के लिए गए थे तो वहाँ पे सर मशीन वगैरह से होता था ये सारा का सारा काम, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, चलिए सर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हमने अभी कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखी थी। अब देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। दिस इज द सिंपलेस्ट क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, अ सुटेबल एड्सॉर्बेंट ब्ला 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 इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्लरी इन पेट्रोलियम ईथर। अब देखो क्या होता है ना कि कॉलम के अंदर जब हम सिलिका जेल डालते हैं तो सीधे सीधे नहीं डालते, क्योंकि सीधे सीधे डालें तो क्या होगा, एयर गैप बन जाते हैं। ये एयर गैप का बड़ा इसमें मैटर होता है, पूरा एकदम जैम पैक्ड होना चाहिए। तो इसीलिए हम जो सिलिका जेल होता है उसको पहले ईथर में डिजोल्व, मतलब ईथर में पहले हम उसको मिला लेते हैं, सो दैट सारा का सारा एयर जो है वो उड़ जाए, निकल जाए ना। और उसके बाद में उस ईथर जिसमें कि हमने Al2O3 या सिलिका जेल को मिलाया हुआ है उसको हम इसके ऊपर डालते हैं।
सॉल्वेंट जो होता है पूरा इस लिक्विड के पार इस कॉटन के आर पार पूरा हो जाता है, और जो सॉलिड सिलिका होता है वो ऊपर रह जाता है। तो इस तरह से कॉलम प्रिपेयर पहले करते हैं। पहले सिर्फ सिलिका जेल को डालते हैं। कॉलम प्रिपेयर करने में भी एक्सपर्टीज लगती है, हर कोई नहीं अच्छा कॉलम बना पाता है। कुछ कुछ कॉलम में एयर गैप आ जाता, तो पूरी क्रोमेटोग्राफी चौपट हो जाती थी। तो वही स्लरी के फॉर्म में पहले स्टेशनरी फेज डालते हैं, और उसके बाद में उसके ऊपर रिएक्शन मिक्सचर डालते हैं, और फिर रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर फिर हम लोग धीरे धीरे सॉल्वेंट डालते हैं। इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे होता है ना ये चीज़ें। आजकल तो हमको शॉर्ट्स देखने की आदत है, चीज़ें 1-2 मिनट में चाहिए। 1-2 मिनट की चीज़ें दिखने में होती हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है ये चीज़। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो देखिए जैसे यहाँ पर अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके कलर से हम लोग चीज़ें कई बार पहचान लेते हैं, कई बार कलर नहीं होता है। जब कलर नहीं होता है तो क्रोमेटोग्राफी नहीं करते, फिर कोई और तरीका करते हैं हम लोग। तो कलर्ड डिफरेंस के आधार पे हम लोग पहचान जाते हैं कि कब कौन सा कंपाउंड सॉल्वेंट के साथ निकल करके आ रहा है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आरएफ फैक्टर, ठीक है। अच्छा, वो आरएफ फैक्टर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आएगा यहाँ पर। चलिए सर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगी, अब आते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअली में कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने से पहले हम लोग एक टेस्टिंग के तौर पे, लिटमस टेस्ट के तौर पे टीएलसी भी करते हैं। बट टीएलसी क्या होता है भैया, मैं आपको बताता हूँ मैं। तो टीएलसी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम लोग के पास एक ग्लास प्लेट होती है, उस ग्लास प्लेट के ऊपर सिलिका जेल को हम लोग चिपका देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कोट कर देते हैं, पतली सी सिलिका जेल की लेयर हम लोग कोट कर देते हैं। पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं ग्लास की, उनके ऊपर सिलिका जेल को हम लोग कोट कर देते हैं, और ये हमारी टीएलसी प्लेट कहलाती हैं। अब उन टीएलसी प्लेट में इस तरह की बेटा टीएलसी प्लेट होती है, वाइट कलर का सिलिका जेल इसमें कोटेड होता है, ठीक है। अब इस टीएलसी प्लेस में हम लोग पेंसिल से 2 सेंटीमीटर का मार्क करते हैं, और यहां पर हम लोग अपने जो ऑर्गेनिक मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब वो जो ऑर्गेनिक मिक्सचर है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ये चीज़। अब उसके बाद में हम इस पूरी टीएलसी प्लेट को एक बीकर में डालते हैं, जिस बीकर में थोड़ा सा क्या सॉल्वेंट मौजूद है, सॉल्वेंट मौजूद है। अब हमने इस टीएलसी प्लेट को इस बीकर में डाला, हमने इस टीएलसी प्लेट को बीकर में डाला। हमारी टीएलसी प्लेट में ये रहा 2 सेंटीमीटर का मार्क, और यहाँ पे रहा हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखिए ये जो सॉल्वेंट है ये कैपिलरी एक्शन के तहत, ये जो सॉल्वेंट है ये क्या बेटा, कैपिलरी एक्शन के तहत सिलिका जेल के ऊपर चढ़ना शुरू होता है, सिलिका जेल के ऊपर चढ़ना शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पेपर को इस एथेनॉल के बीकर में डाल दूं, तो देखो एथेनॉल तो इतना सही है, पेपर इतना है, लेकिन कैपिलरी एक्शन से ये पूरा का पूरा एथेनॉल पेपर के ऊपर तक चढ़ जाएगा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो कैपिलरी एक्शन से एथेनॉल इस टीएलसी प्लेट पे ऊपर चढ़ने लगेगा, और जब चढ़ने लगेगा तो टीएलसी प्लेट गीली होने लगेगी सॉल्वेंट के कारण। हमने यहां पर भी एक मार्किंग कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि सॉल्वेंट हमारा धीरे 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 इसमें चढ़ रहा है। सॉल्वेंट जब चढ़ रहा है तो अपने साथ जो रिएक्शन मिक्सचर है, मान लो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में 2 कंपाउंड है, ए और बी, ठीक है। तो जो कंपाउंड ए और बी हैं जो सिलिका जेल के ऊपर एड्सॉर्ब है उनको भी अपने साथ बहा करके लेके चलता है, लेकिन यहां पर भी फंडा है, जो कंपाउंड स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड है वो थोड़ा सा चलेगा, जो कंपाउंड स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है वो सॉल्वेंट के साथ थोड़ा सा फ्लो करके चलेगा, और जो कंपाउंड जो लूजली एड्सॉर्ब है वो इस सॉल्वेंट के साथ काफी हद तक ऊपर तक फ्लो करके ऊपर तक कैपिलरी एक्शन से मूव कर जाएगा। हमारा सॉल्वेंट धीरे धीरे मूव कर रहा है, और सॉल्वेंट के मूव करने के साथ साथ कंपाउंड भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, और जैसे ही सॉल्वेंट हमारा इस लाइन को टच करेगा हम इस टीएलसी प्लेट को उठा लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हमको यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड के स्पॉट्स यहाँ पर दिख जाते हैं, अलग अलग कंपाउंड के स्पॉट्स दिख जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम पूरे के बेटा इंटरनेट से आपके लिए देखिए बहुत
ढूंढ करके देखिए सब इमेजेस लेकर के आए। देखो इस तरह से बेटा देखिए टीएलसी प्लेट्स होती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, कई सारे स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड है यहाँ पर। नीचे वाला जो स्पॉट है वो क्या रेफर कर रहा है, वो कंपाउंड जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है, वो लिक्विड के साथ कम ऊपर फ्लो किया है, और ऊपर वाला जो कंपाउंड है वो है जो लूजली एड्सॉर्ब है, वो लिक्विड के साथ ज्यादा फ्लो किया है, ठीक है ये चीज। अब यहाँ पे एक टर्म होता है क्या, आर एफ फैक्टर। यहाँ पे एक टर्म होता है क्या बेटा, आर एफ फैक्टर। देखो हमने टीएलसी प्लेट को सॉल्वेंट के अंदर डिप किया, सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से मूव किया, जितनी देर में सॉल्वेंट यहां तक मूव किया है, जितनी देर में सॉल्वेंट यहां तक मूव किया है, जितनी देर में सॉल्वेंट यहां तक मूव किया, उतनी देर में कंपाउंड ने कितना मूवमेंट किया है। जैसे ग्रीन वाले कंपाउंड ने इतना मूव किया है, तो ग्रीन वाले कंपाउंड ने मान लो 6 सेंटीमीटर मूव किया है और सॉल्वेंट ने 10 सेंटीमीटर मूव किया है, तो ग्रीन वाले कंपाउंड का एक फैक्टर होता है क्या, आर एफ फैक्टर। आर एफ फैक्टर, तो ग्रीन वाले कंपाउंड का आर एफ फैक्टर होगा 6/10, और वहीं जो व्हाइट वाला कंपाउंड है उसने 8 सेंटीमीटर मूव किया है, तो व्हाइट वाले कंपाउंड का आर एफ फैक्टर होगा, व्हाइट वाला कंपाउंड कितना मूव किया, 8 सेंटीमीटर। कब, जब सॉल्वेंट ने 10 सेंटीमीटर मूव किया, तो उसका आर एफ फैक्टर होगा 8/10, ठीक है। जिस कंपाउंड का आर एफ फैक्टर जितना ज्यादा होता है वो उतना ही लूजली एड्सॉर्ब होता है, ठीक है, और जिसका आर एफ फैक्टर कम होता है वो कंपाउंड उतना स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होता है। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड को देख लेते हैं कि सर हमारे कंपाउंड में जो बंदे हैं वो किस तरह से सॉल्वेंट के प्रति संवेदनशील हैं और वो कितना मूव कर रहे हैं, और उसी आधार पे फिर हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। तो टीएलसी क्या होता है ना, एक तरह का चेक करने का मेथड होता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन सा सॉल्वेंट ले, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट में कंपाउंड का आरएफ फैक्टर अलग अलग आता है, ठीक है ये चीज है। तो टीएलसी के द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन सा सॉल्वेंट ले, या फिर कौन सा और कौन कौन सा सॉल्वेंट ले, और उस हमारे रिएक्शन मिक्सचर में कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे रिएक्शन मिक्सचर में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ये सब चीजें चेक होती हैं, ठीक है। अब टीएलसी प्लेट में जो स्पॉट्स आते हैं उनको हम लोग कई बार सीधे सीधे भी देख लेते हैं, या कई बार यूवी लैम्प में, कई बार आयोडीन चैम्बर में, अलग अलग तरीके से उन स्पॉट्स को हम लोग परखते हैं, ठीक है ये चीजें। बेटा देखिए सारी की सारी जो चीजें हैं, जो चीजें काम की हैं, वो सारी चीजें सर देखिए हमने यहाँ पर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन बेटा देखिए निकाल करके हमने देखिए यहाँ पे सर लिख दी है, ठीक है ये सब चीजें। मेन तुम लोग याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सर बहुत ही प्रीसियस होती है, मतलब बहुत ही प्रिसीजन वाली होती है, इसमें प्योरिटी काफी अच्छी हमको मिलती है सेपरेशन के बाद, ठीक है ये चीजें। इसके बाद बेटा एक अगला तरीका होता है क्या, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके साथ कई बार बहुत सारी इंप्योरिटीज भी फॉर्म होती हैं। अब ये जो इंप्योरिटीज होती हैं, ये इंप्योरिटीज कई बार वाटर सॉल्युबल होती हैं, कई बार वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, बल्कि किसी और सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी से अलग करने के लिए, ध्यान सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्शन में मौजूद वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी से अलग करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, सुनो ध्यान से। जैसे कि मैं आपको बेटा वुड्स रिएक्शन बताता हूं। वुड्स रिएक्शन में हमने आरएक्स लिया, सोडियम डाला, आरआर बनेगा, लेकिन साथ में NaX भी बनेगा। NaX सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट हमारा, सॉल्ट तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्ट हमारा बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्ट हमारा हेक्सेन में सॉल्युबल नहीं होगा, बल्कि वाटर में सॉल्युबल होगा। लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, एल्केन वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ये तो बेंजीन और टॉल्यूइन में ही सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बने हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी अलग है, एक बंदा वाटर सॉल्युबल, एक बंदा वाटर इनसॉल्युबल है। तो इन दोनों को अलग अलग कैसे करें ना, अपने प्योर कंपाउंड को वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी से कैसे अलग करें, तो उसके लिए तरीका होता है क्या, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब देखो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, इस तरह का हमारे पास ग्लास अपरेटस होता है, शंख जैसा ग्लास अपरेटस होता है, ठीक है। ऊपर से ये नली है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग लिक्विड को डाल सकते हैं। फिर ये इस तरह का इसका शेप होता है, फिर यहाँ पर होता है, यहाँ पे नॉब होता है जिससे कि हम चीज़ों को खोल और बंद कर सकते हैं। लिक्विड इसके नीचे पास हो सकता है, नॉब खोल दोगे और बंद कर दोगे तो नहीं पास होगा, ठीक है ये चीज़ है। और इसके ऊपर स्टॉपर लगा होता है, ये स्टॉपर लगा होता है,
अब देखो क्या होता है, हमने रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसको उसमें डाला, किस में डाला, सेपरेटिंग फनल में डाला। हमने इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला, हमने इसमें क्या डाला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला या नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला, और साथ में हमने इसमें पानी भी डाल दिया, और उसके बाद हम इसको शेक करते हैं, उसके बाद हम इसको शेक करते हैं, ऐसे ऐसे लिटरली बेटा शेक करते हैं, खूब शेक करते हैं इसको अच्छे से, हम लोग खूब अच्छे से इसको हम शेक करते हैं, इसमें कोई फट न जाइए, हम इसको अच्छे से बेटा शेक करते हैं। अब शेक करने के बाद क्या होगा, पानी भारी होता है नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल हल्का होता है ऊपर बैठ जाएगा, पेट्रोल मतलब बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सब वही तो हाइड्रोकार्बन, ये ऊपर रह जाएंगे। अब जितनी भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है वो पानी में डिजोल्व होकर नीचे आ जाएंगी, और जितना भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो पेट्रोल या फिर बेंजीन, हेक्सेन में डिजोल्व होकर के ऊपर रह जाएगा। अब उसके बाद में हम इसका नॉब खोलेंगे, नॉब खोलेंगे तो पहले कौन सा लिक्विड आएगा, भारी लिक्विड आएगा, पानी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, दोनों के बीच में लेयर हमको दिख जाती है। तो हम नॉब खोल करके पानी को अलग कलेक्ट कर लेते हैं और ऑर्गेनिक लिक्विड को अलग कलेक्ट कर लेते हैं। पानी में सारे के सारे सॉल्ट वगैरह डिजोल्व होकर बाहर निकल गए, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व होकर आ गए। तो इस तरह से हम वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज वाटर यूज कर सकते हैं या फिर कोई और सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं जिसमें कि हमारा बंदा सॉल्युबल है, ये चीजें। टू एक्सट्रैक्ट अ कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट in an aqueous solution with the help of an organic liquid in which that compound is highly soluble, ठीक है। to extract a compound that is present in very small amount in an aqueous solution, बेटा पानी में हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, पानी में हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा पानी में डिजोल्व है। अब उस पानी से हमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व कर उसको निकालना है, लेकिन निकालने के लिए हम उसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डाल रहे हैं जिसमें हमारा कंपाउंड पानी से अधिक सॉल्युबल है। हमने उसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डाला जिसमें वो कंपाउंड पानी से अधिक सॉल्युबल है। तो हमने क्या किया, वो पानी लिया जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, उसमें हमने थोड़ा सा हाईली सॉल्युबल वाला सॉल्वेंट डाला जिसमें वो कंपाउंड हाईली सॉल्युबल है, शेक किया। उसके बाद क्या होगा, सारा का सारा पानी नीचे रह जाएगा और जो कंपाउंड है वो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें अधिक है। पानी पूरा पूरा अलग हो जाएगा और ये जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें हमारा कंपाउंड डिजोल्व होकर के अलग कलेक्ट हो जाएगा। कैफीन को इसी तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉफी से कैफीन को अलग करने का यही तरीका है। कॉफी वाटर सॉल्युबल है और उसमें से हमने मेन नशीला पदार्थ कैफीन को अलग कर लिया, इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये देखिए बच्चों पूरा का पूरा सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है, जो कि हमको सर देखिए इस तरह से पढ़नी है, ठीक है। आरएफ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, हर सेपरेशन टेक्निक के पीछे का जो मेन लॉजिक होता है वो सर मैंने आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश की है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपको क्या बेटा जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट है उससे आपको बेटा मतलब है, ठीक है। ये हमारी सब यहाँ पर चीज़ें हैं। क्या मेरे पास सेपरेटिंग फनल का कोई है इस तरह से, हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसमें डाल दिया, ठीक है। ये शेक कर रहे हैं इसको अच्छे से हम लोग, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कर दें। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा अगर, तो वी कैन सी दैट देयर आर 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, नीचे की बेटा ट्रांसपेरेंट लेयर और ऊपर की बेटा येलो लेयर। तो नीचे की जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो पानी है, जितने भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है वो इसमें आ गए, और जो ऊपर की लेयर है ऑर्गेनिक लेयर, उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व होकर के आ गए, ठीक है। और इस तरह से हम इनको अलग अलग कोनिकल में कलेक्ट कर लें। तो पहले पानी को हमने कोनिकल में कलेक्ट कर लिया, लिक्विड से दिख जा रहा है कब पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, और जैसे ही पानी पूरा खत्म हो जाएगा हम इस नॉब को बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में पानी एक अलग कोनिकल में कलेक्ट कर लिया, अब इसको अलग कर लिया। अब दूसरे कोनिकल में हम इस ऑर्गेनिक लिक्विड को बेटा कलेक्ट कर लेंगे, दूसरे इसमें हम ऑर्गेनिक लिक्विड को बेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो दैट्स हाउ हम लोग यहाँ पे बेटा देखिए सारी की सारी चीज़ों को करते हैं, ठीक है सर। यस सर, ग्रेट नाइस वंडरफुल, ग्रेट नाइस वंडरफुल, ठीक है। चलिए सर, तो बेटा ये पूरी की पूरी सर देखिए हमारी प्यूरिफिकेशन का मेथड था, और ये पूरा का पूरा हमारा वीडियो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट सर देखिए यहीं पे कंप्लीट होता है।
अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे सर, अगले पार्ट में, विच इज क्या सर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए सर अब हम लोग इस वाले पार्ट पे आते हैं। हेलो हेलो हेलो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के अगले पार्ट पे, विच इज क्या सर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारा मतलब क्या होता है, हमें अपने कंपाउंड में ये टेस्ट करना है कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नेचर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या कहलाता है सर, क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन जब हमने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन अब हम उसकी क्वांटिटी पता करना चाहते हैं कि हमारे कंपाउंड में कितनी है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो वो क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटी पता करनी है तो क्वांटिटेटिव, एंड एलिमेंट का नेचर पता करना है तो क्वालिटेटिव। अब पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस में अलग अलग एलिमेंट के लिए देखिए अलग अलग प्रोसेस हैं। सबसे पहले लाइबिक्स मेथड आता है, जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कॉपर 2 ऑक्साइड। हमने क्या करना है, अपने प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब CuO के साथ हीट करना है। CuO के साथ हीट करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन है वो CO2 बन के साथ चला जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी हाइड्रोजन है वो H2O बन के चला जाएगा। अब ये जो CO2 है और H2O, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर, CO2 को आइडेंटिफाई करने का वही क्लास 9 का तरीका, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मिल्कीनेस डिसअपियर ऑन पासिंग एक्सेस गैस। जो CO2 गैस होती है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये सब बेटा तरीके होते हैं, प्लीज़ ध्यान रखना। CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की, कैल्शियम ऑक्साइड को मिल्की कर देगा, टर्न लाइम वाटर मिल्की, CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की, एंड मिल्कीनेस डिसअपियर ऑन पासिंग क्या, एक्सेस गैस। क्योंकि अगर हम एक्सेस गैस पास करते हैं तो ये हमारा कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है सर, पार्शियली सॉल्युबल होता है, और ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट। तो CO2 को लाइम वाटर में पास करने से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, टर्न लाइम वाटर मिल्की, एंड मिल्कीनेस डिसअपियर ऑन पासिंग एक्सेस गैस। अब ये जो मिल्कीनेस वाला टेस्ट है ये SO2 भी देता है, बट SO2 इज नॉट कलरलेस ओडरलेस गैस। SO2 जो गैस होती है वो भी लाइम वाटर को मिल्की करती है, मिल्कीनेस डिसअपियर ऑन पासिंग एक्सेस गैस। वहां पर SO3 बनता है और HSO3 बनता है, C की जगह S आ जाएगा बस। जहां जहां CO2 की जगह SO2 होगा तो प्रोडक्ट में भी C की जगह S आ जाएगा, पूरा पूरा खेल वही होता है। लेकिन CO2 का बर्निंग सल्फर वाला स्मेल होता है, उसकी पटाखे वाली स्मेल होती है, और वो रिड्यूसिंग गैस होती है, वो K2Cr2O7 को भी रिड्यूस कर देती है। ठीक है, ये चीज़, ये नॉन रिड्यूसिंग गैस है, और SO2 इज अ रिड्यूसिंग गैस, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो ये डिफरेंस होता है CO2 SO2 में। तो CO2 को हम लाइम वाटर टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे, एंड H2O के लिए क्या, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो व्हाइट कलर का होता है, जैसे ही उसमें से बेटा पानी पास होगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, पेल ब्लू कलर का हो जाएगा, सॉरी पेल ब्लू कलर का हो जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuSO4.5H2 बनेगा, जिसका स्काई ब्लू कलर होगा। ठीक है, तो ये सब बेटा यहाँ पे टेस्ट हम लोग पास कर सकते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टेस्ट से पास हो जाएगा वो। ठीक है, ये चीज़, तो ये हमारे पास यहाँ पे तरीका होता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास करेंगे, ब्लू हो जा रहा है तो मतलब हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और ये गैस को जब लाइम वाटर से पास करें मिल्कीनेस हो जा रहा है तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है। तो अभी तो एलिमेंट का बस डिटेक्शन हो रहा है ना, तो लिबिक्स मेथड में कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट पता चल गया। उसके बाद हमारे पास आता है सर बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सर मेथड, क्या, लसाने टेस्ट। बेटा लसाने टेस्ट को शुरू करने से पहले याद रखो, IPL में नो बॉल पे 6 अलाउड होता है। तुमको बेटा पहले क्या याद रखना है सर, IPL में नो बॉल पे 6 अलाउड होता है। ठीक है, ये पहले तो याद रखिए, नो बॉल पे 6 अलाउड है, नो बॉल पे 6। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखो, नो बॉल पे 6। अब ये मैं क्यों याद कर रहा हूँ बेटा, जो लसाने टेस्ट है ये बहुत सारे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। लसाने टेस्ट किन किन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है, नो N फॉर नाइट्रोजन, नो बॉल पे का P फॉर फॉस्फोरस, 6
S फॉर सल्फर एंड X फॉर हेलोजन। ठीक है, किस किस को करेगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन, इन 4 लोगों को ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब लसाने टेस्ट में कैसे करते हैं काम को, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं और उसमें सोडियम का एक टुकड़ा डाल देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सूखा, उसमें सोडियम का टुकड़ा गया सूखा, पानी तो डालना नहीं है वरना फिर तो जय भोलेनाथ हो जाएगा। तो भाई साहब हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम का टुकड़ा डाला और उसको बंसन फ्लेम में स्ट्रांगली हीट कर दिया। सोडियम सॉफ्ट मेटल है, मेल्ट आउट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करके सॉल्ट वॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है और हमारा जो सोडियम होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अलग अलग सॉल्ट फॉर्म करता है। नाउ द फ्यूज्ड पार्ट, जो मोल्टेन पार्ट है, उसको में हम पानी डाल देते हैं भरने से, और पानी डालने के बाद चीज़ों को हम फिल्टर पेपर से एक्सट्रैक्ट करके हम प्योर सोल्यूशन जो होता है उसको ले लेते हैं। अब ये जो फिल्टर पेपर से पास होने के बाद जो प्योर सोल्यूशन मिलता है इसे कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट और लसाने एक्सट्रैक्ट। इसी सोल्यूशन में हमारे सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो कि सोडियम से रिएक्ट करके कुछ कुछ कंपाउंड में कन्वर्ट हुए हैं जिनको हम टेस्ट करेंगे। देखिए, सोडियम से हैलोजन रिएक्ट करके NaX बना लेंगे, सोडियम से सल्फर रिएक्ट करके Na2S बनाएगा। ठीक है, सोडियम से नाइट्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन रिएक्ट करके NaCN बनाएगा, और सोडियम से फास्फोरस रिएक्ट करके सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा हमारा। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट बनाएगा हमारा। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट हमारा बना लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही, तो ऑक्सीजन के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो सोडियम और फॉस्फोरस रिएक्ट करके सोडियम फॉस्फेट बनाएंगे। चलिए सर, अब यही जो हमारे एलिमेंट है ये सोडियम के साथ इस तरह से बेटा वाटर सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो लसानी एक्सट्रैक्ट का फॉर्म का रोल क्या है? लसानी एक्सट्रैक्ट का रोल है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्या किया? ग्लास ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, सोडियम डाला और हीट कर दिया। हीट करने के बाद जब सोडियम मेल्ट आउट हो जाएगा तो कंपाउंड उसमें पानी डाल दिया और सारी चीज़ों को फिल्टर पेपर से पास करके प्योर एक्सट्रैक्ट ले लिया। चलिए सर, अब देखिए लसानी एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले नाइट्रोजन का टेस्ट देखते हैं। लसानी एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले क्या करते हैं सर? नाइट्रोजन का टेस्ट लिखते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन का टेस्ट देखने के लिए हमें क्या करना है? हमने अपने लसानी एक्सट्रैक्ट को लेना है। ठीक है, लसानी एक्सट्रैक्ट को लेना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट को लेना है, उसमें FeSO4 डालना है। उसमें हमने क्या डालना है सर? FeSO4 डालना है और उसमें NaOH डालना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हमने लेना है। उसके बाद आप चीज़ों को हीट करते हैं, चीज़ों को आप हीट करेंगे और हीट करने के बाद आप या तो उसमें कौन H2SO4 डालते हैं और या फिर आप उसमें क्या डालते हैं? FeCl3 डालते हैं। ठीक है, ये चीज़। और इसके बाद अगर हमको प्रुशियन ब्लू कलर मिलता है, बेटा ये वर्ड आपको याद रखना होगा, सिर्फ ब्लू से काम नहीं चलेगा। प्रुशियन ब्लू, ये ब्लू कलर का एक शेड है। ठीक है, ये बेटा ब्लू कलर का एक शेड है। जैसे जब औरतें जब साड़ी लेने के लिए जाती हैं, भैया ये साड़ी दिखाइएगा, भैया ये साड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ब्लू कलर में कोई और शेड है क्या? तो ब्लू कलर की बहन जी ये शेड देख लीजिए, वो शेड देख लीजिए, मतलब पूरी दुकान को भाई साहब एकदम उधेड़ के रख देती हैं। हमको साड़ी वालों पे दया आती है कि भाई साहब ये जो साड़ी वाले हैं ये बेचारे कितने एकदम प्यार से बोलते हैं, दीदी माता आप ये साड़ी देखिए। भाई साहब उनका जो मतलब पेशेंस लेवल है एक्सट्रीम लेवल का यार। हम एक दो बार बीवी के साथ गए, हम तो भाई साहब हाथ जोड़ लेंगे, बाबा हमसे ना हो पाएगा ये चीज़। मतलब हमको लगता है कि अगर किसी बंदे का समय ले रहे हो तो उसका तुरंत खरीदारी करके आगे बढ़ो। नहीं भैया ये शेड दिखाइए, वो शेड दिखाइए, वो भी बेचारा एकदम ऐसे कर करके दिखा रहा है। ज़बरदस्त भाई साहब, वो बंदे सबसे ज़्यादा होते हैं जो साड़ी की शॉप में जो बंदे काम करते हैं ना भाई साहब, उनको हेड्स ऑफ, उनको जब तक जीऊँगा सलाम करूँगा। आपके जैसा पेशेंस लेवल ज़बरदस्त। लेकिन आई एम 100% श्योर कि बंदा जब घर जाता होगा तो एकदम जूता चप्पल चलाता होगा, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा, उसकी हालत ख़राब हो जाती होगी ना। चलिए साहब, आते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब ये जॉब मैं कभी नहीं कर सकता। मैं साड़ी के शॉप में, दुकान में कभी नहीं काम कर सकता। मैं सारी जॉब कर सकता हूँ, रिक्शा चला सकता हूँ, ई रिक्शा चला सकता हूँ, दुकान पे बैठ सकता हूँ, पान बेच सकता हूँ, सब काम कर सकता हूँ।
लेकिन साड़ी की शॉप पे भाई साहब नहीं बेच सकता, बहुत पेशेंस चाहिए, इतना पेशेंस हमारे पास नहीं है ना, ये चीज़। चलिए सर, तो ये हमारे पास कार्यक्रम है और इस तरह से बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर होता है। अब देखिए सर होता क्या है, सर देखिए होता क्या है। देखिए लसानीज एक्सट्रैक्ट में अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कार्बन और सोडियम के साथ रिएक्ट करके, नाइट्रोजन कार्बन और सोडियम के साथ रिएक्ट करके, मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन कार्बन और सोडियम के साथ रिएक्ट करके पहले क्या बनाएगा, NaCN। क्या पहले क्या बनाएगा बेटा, NaCN। अब ये जो NaCN है ये NaOH के साथ FeSO4 के साथ NaOH के साथ FeSO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na2 Na4 FeCN6। ये पहले क्या बनाता बेटा, Na4 FeCN6। यहाँ पे याद रखना आयरन +2 स्टेट में है, सोडियम +1 स्टेट में और साइनाइड -1 के हिसाब से ये, तो Na4 FeCN6 नाम का बेटा कॉम्प्लेक्स बनता है। पोटेशियम होता है तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सोडियम है तो सोडियम फेरोसाइनाइड। अब ये जो पोटेशियम या फिर सोडियम फेरोसाइनाइड है इसमें अब हम क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, थोड़ा बहुत Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देगा हीट करने पर, Fe+2 को +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। और या फिर तुम बाहर से Fe+3 आयन डाल लो। अब इसमें जब मैं बाहर से Fe+3 आयन या फिर कुछ +2 आयन को +3 में ऑक्सीडाइज कर देता हूं तो Fe+3 आयन और ये बंदा मिल करके ये कंपाउंड बनाते हैं क्या, Fe ये बेटा कंपाउंड बनाते हैं। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है, इसमें बाहर Fe+3 आयन है, अंदर +2 आयन है, तो इसे कहते हैं फेरी, क्योंकि बाहर फेरी है +3 है, फेरी फेरोसाइनाइड। इसे क्या कहते हैं, फेरी फेरोसाइनाइड। और इसका कैसा कलर होता है, प्रुशियन ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो अचीवमेंट ऑफ दिस प्रुशियन ब्लू कलर सोल्यूशन इंडिकेट द confirm the presence of nitrogen in organic compound, ठीक है, confirm the presence of nitrogen in organic compound through Lassagne test, ठीक है। ये चीजें ये हमारे पास देखिए यहाँ पर सीन होता है, पहले सोडियम और वो मिलकर के NaCN बनाते हैं, फिर ये NaCN Fe+2 और NaOH के साथ मिलकर के सोडियम फेरोसाइनाइड बनाता है, सोडियम फेरोसाइनाइड फिर Fe+3 के साथ फेरी फेरोसाइनाइड नाम का प्रुशियन ब्लू कलर का बेटा कंपाउंड बनाता है। अब चलिए बच्चों देखिए इस लसाने टेस्ट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लसाने टेस्ट में नाइट्रोजन का टेस्ट कब मिलेगा, जब CN बनेगा। अब CN कब बनेगा, जब CN तभी बनेगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है और कार्बन भी है। मेरे साथ बोलिए मैंने क्या बोला, लसाने टेस्ट में नाइट्रोजन का टेस्ट कब मिलेगा, जब कंपाउंड में CN बनेगा। और CN बनने के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए, साथ में कार्बन भी चाहिए। तो अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है बट कार्बन नहीं है तो भी बच्चों लसाने टेस्ट नाइट्रोजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कार्बन नहीं है तो साइनाइड ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे कि हाइड्राजीन हो गया, हाइड्रोक्सिलामीन हो गया, जिनमें कार्बन नहीं है बट नाइट्रोजन है, बट इसके बावजूद भी इनमें नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं मिलता है, तो इनमें नहीं मिलता है। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है बट बहुत ही डेलिकेट फॉर्म में है, जैसे कि डाइजो ग्रुप, डाइजोनियम सॉल्ट, हम जानते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट डाइजो ग्रुप जो N2 होता है ये दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ज़रा सा हीट करो तो नाइट्रोजन तो था कंपाउंड में, लेकिन हीट करने पे वो N2 बन के उड़ जाता है, साइनाइड बन ही नहीं पाता। तो डाइजो ग्रुप भी जो होता है वो भी हमारा लसाने टेस्ट में नाइट्रोजन के लिए टेस्ट नहीं देता है, ऑल्दो उसमें नाइट्रोजन है बट टेस्ट नहीं देता है, ठीक है भाई। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं सर लसाने टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के लिए वही टेस्ट करेंगे जो जगजाहिर टेस्ट होता है। क्या, लसाने टेस्ट में सोडियम के साथ रिएक्ट करके सल्फर Na2S में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो सल्फाइड आयन का टेस्ट होता है क्या होता है सर, सल्फाइड आयन का सबसे बेहतरीन टेस्ट होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, Na2 FeCN5NO, Na2 FeCN5NO। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट एक बहुत ही जगजाहिर रिएजेंट है जो सल्फाइड के लिए यूज होता है। वो सोडियम एक्सट्रैक्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ वॉयलेट कलर देता है, ये वॉयलेट कलर है।
और या फिर हम लसानी टेस्ट में क्या डालते हैं, लेड एस्टेट डालते हैं, तो लेड एस्टेट का लेड और लसानी टेस्ट में मौजूद सल्फाइड आयन पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं, तो ये भी हमारा सल्फाइड आयन का टेस्ट है। रिएक्शन सर याद रखना ये होगा, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, Na2 Fe CN5 NO, और ये Na2S के साथ रिएक्ट करके Na4 FeCN5 NOS, ये बेटा कंपाउंड हमको देते हैं। ठीक है, ये चीज़, तो ये भैया जी देखिए हमको यहाँ पे फॉर्मेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, तो ये देखिए हमारी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की टेस्ट होती है जो कि सल्फर आयन के लिए होता है। अब अगला आता है क्या हमारा, लसानी टेस्ट फॉर हैलोजन। देखिए हैलोजन में तो बहुत ही सिंपल लाइफ है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में NaX है, और ये जो NaX में जो हैलाइड आयन है इसके लिए हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, और सिल्वर नाइट्रेट डालने पे सिल्वर हैलाइड का हमको प्रेसिपिटेट मिलता है। अब ये जो सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट है ये AgCl, AgBr और AgI हो सकता है, AgCl, AgBr, AgI हो सकता है। AgF नहीं हम डिटेक्ट करते क्योंकि फ्लोराइड आयन सॉल्युबल होता है, फ्लोराइड आयन सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब AgCl के साथ क्या सीन है, AgCl हमारा सॉल्युबल इन अमोनिया है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है बट सॉल्युबल इन अमोनिया, ये पेल येलो प्रेसिपिटेट है बट पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनिया है, पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनिया है, और AgI इनसॉल्युबल इन अमोनिया है, इनसॉल्युबल इन अमोनिया है। ठीक है, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है बट इनसॉल्युबल इन अमोनिया, तो इस तरह से इनको हम लोग देखिए टेस्ट कर लेते हैं। जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसकी अमोनिया में सॉल्युबिलिटी से काम चल जाता है, प्लस उसकी कलर से भी पता चल जाता है, तो इस तरह से बेटा हैलोजन का टेस्ट होता है। ठीक है, अब कंपाउंड में अगर सल्फर है, कंपाउंड में अगर बेटा सल्फर है तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से टेस्ट होगा, लेकिन अगर कंपाउंड में सल्फर साथ में नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो ऐसे में लसानी एक्सट्रैक्ट में सल्फर कार्बन नाइट्रोजन मिल करके Na प्लस SCN माइनस देता है। तो अगर सल्फर नाइट्रोजन के साथ है, अगर सल्फर नाइट्रोजन के साथ है तो साथ में कार्बन भी होना चाहिए हालांकि। ठीक है, तो अगर सल्फर नाइट्रोजन के साथ है तो NaSCN बना लेगा, सोडियम थायोसाइनाइड बनाएगा, और इस सोडियम थायोसाइनाइड आयन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, FeCl3 टेस्ट देंगे। सोडियम थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड आयन Fe+3 आयन के साथ क्या देता है, जग जाहिर, बहुत ही फेमस ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट Fe+3 आयन के लिए भी होता है और थायोसाइनाइड आयन के लिए भी होता है। यहां पे हमें चूंकि थायोसाइनाइड आयन टेस्ट करना है तो हम बाहर से FeCl3 डालेंगे। FeCl3 डालने पे ब्लड रेड कलर, ये शेड याद रखना, ये ब्लड रेड कलर इसी टेस्ट में ही आता है, कहीं और ब्लड रेड कलर नहीं आता। ब्लड रेड कलर मिल रहा है तो हमको FeSCN थ्राइस का ब्लड रेड कलर हमको मिलता है, हालांकि एक्चुअल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग होता है। ठीक है, बट नॉर्मली हम लोग ये लिख देते हैं। तो FeSCN थ्राइस का हमको ब्लड रेड कलर मिलता है, और ये टेस्ट कब होता है, जब सल्फर के साथ नाइट्रोजन भी है और साथ में कार्बन भी होना चाहिए। चलिए सर, लसानी टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के लिए बेटा देखिए, फॉस्फोरस के लिए जो जगजाहिर टेस्ट है, फॉस्फेट का टेस्ट हो या फॉस्फोरस का टेस्ट हो, वो अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट है। और अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट में क्या होता है, हम अमोनियम मॉलिब्डेट जब डालते हैं, सब बेटा इसका फॉर्मूला आपको देखिए याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछता है वो। तो अमोनियम मॉलिब्डेट जब हम फॉस्फेट के साथ डालते हैं तो हमको येलो अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मेशन मिलता है। क्या मिलता है, येलो अमोनियम मॉलिब्डेट, येलो अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मेशन मिलता है, येलो अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मेशन मिलता है। अब देखो ये जो फॉर्मूले है देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, टू बी वेरी फ्रैंकली।
अब देखो इस फॉर्मूले को आप देखो कैसे याद कर सकते हो, कैसे आप इसको याद करो, समझो जरा। मॉलिब्डेनम जो है वो 4th नंबर पे आता है, ठीक है, वाई जर नब मो, ठीक है, 4D सीरीज में चौथे नंबर पे आता है। और 3D सीरीज में चौथे नंबर पे कौन आता है, SCTiVCr, क्रोमियम। तो मॉलिब्डेट जो है वो क्रोमियम जैसा ही है। अब जिस तरह से सोडियम Na2CrO4 होता है, उसी तरह से अमोनियम मॉलिब्डेट होता है, ठीक है। उसी तरह से बेटा क्या होता है, अमोनियम मॉलिब्डेट होता है। तो ये सर अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला है। तो हमने फॉस्फेट को अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट करना। अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला जिस तरह से सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला, उसी तरह से अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला। अब जो YMB बनेगा, येलो अमोनियम मॉलिब्डेट, YMB, येलो अमोनियम मॉलिब्डेट, YAM, यम, ये जो येलो अमोनियम मॉलिब्डेट बनेगा, इसका जो फॉर्मूला, इसको मैं अब आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए सर, NH4 थ्राइस 12 आपको देखिए याद रखना पड़ेगा, 12 NH4 थ्राइस, तो 4 3 12, ठीक है, 12। ये NH4 थ्राइस एंड फॉस्फेट, ठीक है, ये चीज, ये हमारा अमोनियम फॉस्फेट हमारा यहां पर हो गया, अमोनियम फॉस्फेट यहां पे हो गया। अब देखिए इस अमोनियम फॉस्फेट में 4 3 12 और फिर 4 3 12, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ 12 का सीन है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, देखिए 12 लिखेंगे, तो 4 3 12 और फिर 4 3 12, कुछ कुछ नंबर्स देखिए इस तरह सिंबल से आप अगर कोरिलेशन बनाएंगे तो बनेगा। सो NH4, फिर उसके साथ 3 आएगा, फिर फॉस्फेट PO4, फिर 12, और उसके बाद अब ये चीज 4 है, तो MOO3, MOO3, 4 के बाद क्या आएगा, फिर 3 आएगा, 4 3 12। तो ये एक सीक्वेंसिंग है, 3 4 3 4, इस तरह से बेटा एक सीक्वेंसिंग यहाँ पे हमको मिल जाती है, 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, इस तरह से हमको कंपाउंड के फॉर्मूले को याद रखने में थोड़ी सी बेटा हेल्प मिलती है। बाकी तो देखिए भाई आपकी मेहनत, मेरा एक्सपीरियंस ही भाई देखिए काम देगा। तो येलो अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला 100% बच्चों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये येलो कलर का होता है, और ये फॉस्फेट के लिए टेस्ट होता है, मेंस टेबल के लिए बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा सर देखिए यहाँ पे क्या आ गया सर, क्वालिटेटिव एनालिसिस देखिए कंप्लीट होती है, जिसमें कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के लिए क्या लाइबेक्स मेथड यूज करते हैं, और नो बॉल पे 6 नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर हैलोजन के लिए हम लोग लसानी टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्वालिटेटिव हो गई, अब क्वांटिटी की बात करते हैं। अब कंपाउंड की क्वांटिटी कैसे पता करें, तो भाई देखिए कंपाउंड की क्वांटिटी पता करना इज वेरी वेरी सिंपल। सीधे सीधे बेटा देखिए मोल कंसेप्ट के फंडे यहाँ पे यूज होते हैं, मोल कंसेप्ट। अगर आपका मोल कंसेप्ट के फंडे अगर चौकस हैं तो सर चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाती है, फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। टीचर आता है, फॉर्मूला बना बनू के चला जाता है, बच्चा उसको कितना कैरी करेगा यार, कितना याद करेगा, सब चीज़ याद नहीं कर सकते। तुम्हें चीज़ों को बेटा समझना पड़ेगा, ठीक है, आया कैसे फॉर्मूला ये समझिए। तो चलिए सर आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब भाई देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कैसे पता करेंगे, वही लाइबेक्स मेथड से ही पता करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन था वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन था वो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है। अब CO2 का अगर आप वेट मेजर कर लो, अगर आप बेटा कैसे भी करके CO2 का वेट मेजर कर लोगे, तो CO2 का वेट मेजर करके तुम्हें पता चल जाएगा कि CO2 में कितना कार्बन है, और जो कार्बन CO2 में, वही कार्बन कहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का वेट और कार्बन का परसेंटेज मिल जाता है। अब CO2 का वेट कैसे पता करते हैं, हम CO2 को लाइम वाटर में पास करते हैं, और लाइम वाटर में पास करने के बाद जो वेट डिफरेंस है उससे पता चल जाता है। इसी तरह से हम H2 का वेट पता कर लें। H2 का वेट पता कर लें कैसे, हमने कॉपर सल्फेट के अंदर H2 को पास किया, और कॉपर सल्फेट का इनिशियल एनहाइड्रस और पानी पास करने के बाद कॉपर सल्फेट के वेट में डिफरेंस ले लिया, तो उससे पता चल गया कितना H2O था। तो हमने CO2 और H2O को बाहर लेना है। हमने कंपाउंड में CO2 और H2O का वेट हमने देखिए मेजर करना होता है। मान लीजिए वेट ऑफ CO2 इज W, मान लो वेट ऑफ CO2 इज W। अब ध्यान दो, सुनो ध्यान से, अगर CO2 का वेट W है तो CO2 में कितना कार्बन होगा पता है, देखो
ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब CO2 में कार्बन का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड 44। साथ में क्या, CO2 में कितने कार्बन है, एक। तो ये है फ्रैक्शन ऑफ कार्बन इन CO2। ये क्या है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन इन CO2। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है। सो फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, साथ में उस एटम की कितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल में फ्रैक्शन मिल जाता है कि कितने फ्रैक्शन वो एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में मौजूद है। अब देखो इतना फ्रैक्शन कार्बन का होता है CO2 में। CO2 कितना है हमारे पास, CO2 कितना है, मतलब 1 ग्राम में इतना ग्राम कार्बन होता है। 1 ग्राम CO2 में इतने ग्राम कार्बन होता है। CO2 के 1 ग्राम में कार्बन का वेट इतना है, ठीक है। अगर 1 ग्राम में इतना वेट है तो W ग्राम CO2 में कार्बन का कितना वेट होगा, इतना आ जाएगा। तो वेट ऑफ कार्बन इन CO2 आ गया यहाँ से। अब वेट ऑफ कार्बन इन CO2 आ गया आपके पास। अब इस वेट को अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए काम करने का तरीका है। अब यही तरीका हम H2 के लिए भी लगाएंगे। मान लीजिए वेट ऑफ H2 इज B ग्राम। मान लीजिए वेट ऑफ H2 इज B ग्राम, ठीक है। अब अगर H2O का वेट B ग्राम है तो आप मुझे बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का वेट कितना होगा। पहले आप H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज फ्रैक्शन निकालो। सो फ्रैक्शन वेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा वही बताता हूं मैं। सबसे पहले H2O में हाइड्रोजन का फ्रैक्शन बताइए। पहले एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1, मॉलिक्यूलर वेट H2O का 18। एक H2O में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2। तो ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। ये क्या है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। H2O में हाइड्रोजन का फ्रैक्शन कितना है, ये चीज, ये इतना आ गया। अब साथ में इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे सर हम, इसके साथ में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1 ग्राम H2O में 1 ग्राम H2O में इतने ग्राम हाइड्रोजन है। अब 1 ग्राम H2O में इतने ग्राम हाइड्रोजन, तो B ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन का ग्राम होगा, ये तो ये आ गया क्या, वेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। और जो H2O में हाइड्रोजन है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है। ये बेटा यहाँ पर सीन होता है। सो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास CmHnOP एंड NQ नाम का कोई कंपाउंड है, तो बेटा याद रखना यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन, वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज वेट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। पहले एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लोगे और साथ में एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, M, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सर, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, 100 नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज नहीं आएगा। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर चाहिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। साथ में मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, Q, और साथ में 100 करोगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आएगा। तो ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंटेज होता है ये आता है। और बिना 100 के क्या आएगा, फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन क्या बताता है कि 1 ग्राम में वो एलिमेंट कितना मौजूद है, 1 ग्राम में वो एलिमेंट कितना मौजूद है। अब 1 ग्राम में ये एलिमेंट इतना मौजूद, तो W ग्राम में कितना होगा ये निकाल लोगे। अब जो होगा वो आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया, इस तरह से बेटा देखिए हमने क्या किया, हमने CO2 के वेट से कार्बन का वेट निकाला और H2 के वेट से हाइड्रोजन का वेट निकाला, और उस तरह से फिर हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सर क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन। सर अब कहाँ पे आते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन। चलिए सर नाइट्रोजन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आते हैं। देखिए नाइट्रोजन के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 2 तरीके हैं, एक है डूमा मेथड और एक है जेंडाल्स मेथड। डूमा मेथड इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, डूमा मेथड क्वाइट अप्रोप्रिएट होता है, बेटर होता है। जेंडाल मेथड वाहियात होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस, वो सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए डूमा मेथड में क्या होता है आइए समझते हैं। हम लोग डूमा मेथड के दौरान
हम लोग डूमा मेथड के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, CO2H2O बन जाता है और नाइट्रोजन बनता है। जो नाइट्रोजन है वो N2 में कन्वर्ट होता है। अब CO2H2O को तो कॉपर सल्फेट और लाइम वाटर में हटा देते हैं और जो N2 है वो हमको मिल जाता है। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, तो वो अलग से बेटा कलेक्ट हो जाती है। अब जो नाइट्रोजन हम जो कलेक्ट करते हैं उसको हम उस गैस का PV बराबर nRT से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। जो नाइट्रोजन गैस कलेक्ट होती है उसका PV बराबर nRT से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, उससे उसका वेट निकाल लेते हैं। वेट निकाल लिया नाइट्रोजन का, तो जो नाइट्रोजन का वेट है वो क्या है, वही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास है, तो उससे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या लगता है, PV बराबर nRT। क्या लगता है, PV बराबर nRT। PV बराबर nRT से हम नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेते हैं और उसके बाद परसेंटेज निकाल लेते हैं। सीधी सीधी बात। इस तरह से देखिए हमारा सर ये काम चलता है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। दैट्स व्हाट ड्यूमा मेथड इज। ये सब फॉर्मूले यहाँ पे चलते हैं। ये सब फॉर्मूले कुछ काम के नहीं आते, सीधे सीधे PV बराबर nRT याद रखिए। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स से वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके और उसके बाद उसके परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, मेन थिंग इज दैट। चलिए सर, इसके बाद आते हैं जेंडाल्स मेथड पे। नाइट्रोजन के लिए जेंडाल्स मेथड पे आते हैं। अब देखिए जेंडाल मेथड में क्या होता है समझते हैं। जेंडाल मेथड में बच्चों देखिए क्या होता है, आइए चलिए समझते हैं। सो इन केस ऑफ जेंडाल्स मेथड हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं सर, उसमें हम लोग डालते हैं खौलता हुआ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट नहीं है, आग है। नरक की आग का बेटा जिक्र किया गया है कि बुरा काम करने से नरक में आप जाएंगे, और नरक में जो आग होती है वो बहुत भयानक होती है। वो आग नहीं है, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का जला पानी तक नहीं मांगता है। मतलब पानी डालने पे भी हालत खराब हो जाती है ना, ये चीज़ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट्स अ किंग ऑफ केमिकल। तो हम जब अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के वेरियस एक्शंस के कारण जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना देता है क्या, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट बनाता है। अमोनियम सल्फेट एक एसिडिक सॉल्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से। ये एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इट इज अ सॉल्ट ऑफ अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक एसिडिक सॉल्ट है। अब इस अमोनियम सल्फेट में हम NaOH डाल करके, बेस डाल करके अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अब ये जो अमोनिया बाहर हुई इसको टाइट्रेट वाइट्रेट करके इसको मेजर करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे टाइट्रेशन वगैरह से, क्योंकि बेस है तो बेस को एसिड से रिएक्ट करके इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और एक बार बेटा अमोनिया के मोल्स आ गए, तो अमोनिया का वेट आ जाएगा। और एक बार अमोनिया का वेट आ गया तो अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, वेरी इजी। NH3 का एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट 17। मतलब 1 ग्राम अमोनिया में इतने ग्राम नाइट्रोजन है, 1 ग्राम अमोनिया में इतने ग्राम नाइट्रोजन है, 1 ग्राम अमोनिया में इतने ग्राम नाइट्रोजन है। परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज आ जाएगा। मतलब 100 ग्राम अमोनिया में इतने ग्राम नाइट्रोजन है। 100 नहीं मल्टीप्लाई करें तो 1 ग्राम अमोनिया में इतने ग्राम नाइट्रोजन है। आपने PV बराबर आपने टाइट्रेशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया ले आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया से अमोनिया का वेट ले आए और अमोनिया के वेट से उसमें मौजूद नाइट्रोजन का वेट ले आओगे इस तरह से 14/17 इंटू वेट ऑफ अमोनिया। इससे आपको आ जाए क्या, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन OC। अब बस नाइट्रोजन का वेट आ गया, काम खत्म, गेम ओवर। ठीक है ये चीज़। लेकिन यहाँ पे सर याद रखना पूरा का पूरा बेटा टाइट्रेशन का फंडा होता है। पूरा का पूरा क्या होता है सर, देखिए टाइट्रेशन का फंडा होता है। ठीक है, और जब टाइट्रेशन करेंगे तो अल्टीमेट फंडा क्या लगाना है, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस। टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर क्या सर, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस। काम खत्म, बस यही फंडा लगाना है।
सोल्यूशन में जितने एसिड के इक्विवेलेंट है उतने इक्विवेलेंट बेस के होंगे। न्यूट्रलाइजेशन पे तो यही फंडा लगेगा, सोल्यूशन न्यूट्रल तभी होगा जब टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर क्या होंगे, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एट एंड पॉइंट एसिड और बेस के इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए, तभी सर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी। ठीक है भैया जी, ये चीज़। तो ये यहाँ पे सर देखिए फंडा करते हैं, पीवी बराबर एनआरटी करके, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, टाइट्रेशन करके N1V1 बराबर N2V2 करके टाइट्रेशन करके अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और फिर अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स से नाइट्रोजन का वेट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना, कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट में तब्दील हो, कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट में तब्दील हो। लेकिन कुछ नाइट्रोजन ऐसे नहीं करते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन ऐसे नहीं करते, जो जिद्दी नाइट्रोजन होते हैं, जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड्स, वो जंडाल, ड्यूमा मेथड अच्छा होता है, सब लोग ड्यूमा मेथड टेस्ट देते हैं, ड्यूमा मेथड की कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन जंडाल मेथड की एक्सेप्शन, क्योंकि जंडाल राक्षसी टेस्ट है ना ये, तो राक्षसों में तो बहुत सारे अवगुण होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं। ऐसे ही जंडाल मेथड के बहुत सारे ड्रॉबैक है। चंडाल मेथड, पहला नाइट्रो कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता है, डाइजो कंपाउंड ज़रा सा हीट करो तो N2 बन के भाग जाता है, वो भी नहीं देंगे। कभी भी नाइट्रोजन अगर रिंग में है, कभी भी नाइट्रोजन अगर रिंग में है, पायरॉल, पायरेडीन, इमिडजोल, पिरिमिडीन इन सब में भी ये टेस्ट नहीं मिलेगा। और साथ साथ कहाँ, नाइट्रेट और नाइट्राइट बहुत ही जिद्दी सॉल्ट होते हैं, इनमें भी सर ये टेस्ट नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ पे टेस्ट नहीं मिलेगा, नाइट्रो, डाइजो, पायरॉल, पायरेडीन, रिंग वाले नाइट्रोजन, नाइट्राइट और नाइट्रो, इन सब में सर ये टेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज, दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है, ये चीज है। हैलोजन का कैसे पता करेंगे सर, हैलोजन का पता करने के लिए हमने हैलोजन को किस में कन्वर्ट किया, AgX में, और AgX में कितना परसेंटेज हैलोजन है वो आराम से निकाल लोगे आप पहले AgX का वेट ले लीजिए, फिर उसमें मौजूद हैलोजन का वेट निकल आएगा। एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgX इनटू वेट ऑफ AgX, इससे हमारे पास वेट ऑफ हैलोजन आ जाएगा। जो सल्फर है वो BSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस तरह से यहाँ पे हो जाता है। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से हम लोग किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले इसी आधार पे होते हैं कि आपको मॉलिक्यूल में वो एलिमेंट का वेट पता करना है। आपको मॉलिक्यूल का वेट मिल गया, प्रेसिपिटेट का वेट मिल गया, अमोनिया का वेट मिल गया, N2 का वेट मिल गया, AgX का वेट मिल गया, BSO4 का वेट मिल गया। अब उसमें मौजूद सल्फर की वेट, उसमें मौजूद हैलोजन का वेट आप निकाल लीजिए, सिंपल वही परसेंटेज वाले कैलकुलेशन से जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था। 1 ग्राम में अगर इतना ग्राम सल्फर है तो इतने W ग्राम में कितना होगा निकल आएगा। ठीक है, ये सब बेटा लगाते चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके सारा का सारा चीज़ें एलिमेंट का वेट पता कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट। ठीक है, अब कल हम लोग इसके ऊपर जो PYQs हैं उनकी सर प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझाएंगे किस तरह से सर ये सारी की सारी कैलकुलेशन को हम लोग कैरी आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल होता है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ समझिएगा, चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन कैसे होता है सर, हाई स्पीड के साथ होता है। अगर हम लोग पूरे ईयर लॉन्ग कोर्स में होते तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में सर, आराम से सर, लंबे लंबे तरीके से PV बराबर NRT वो सब तरीके से समझा देता। लेकिन चूंकि आप 11th-12th पास आउट हैं, आपको N1V1 N2V2 पता है, PV बराबर NRT पता है, तो इसीलिए सर आपके साथ में एक हाई स्पीड के साथ पूरा कंसेप्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो डोंट वरी, मैं सवाल बहुत ही आराम से कराऊंगा, सवाल पूरे स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा। ठीक है, जेंडाल मेथड और ड्यूमा मेथड के जो सवाल होंगे बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को करते हैं समाप्त, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत क्या, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर को खूब मेहनत करके न्यू ईयर ही बनाइए, हैप्पी बनाइए, और खुद सक्सेस अचीव करिए और हमको भी सक्सेस दिलाइए, क्योंकि आप ही की सक्सेस में हमारी सक्सेस है। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मुलाकात करेंगे PYQ सेशन में, बाय बाय।